एपिसोड 561 टू 570। अध्याय 561। आपके साथ अनंत कालार 18। अस्वीकरण। आपने एच सीरीज के इतने एपिसोड देख लिए हैं कि आपको पता ही होगा कि कहानी किस ओर जा रही है। यह अध्याय कुछ और ही विषयों पर आधारित होगा, इसलिए अगर आपकी इसमें रुचि नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। एटर्निटी नामक कलाकृति के अंदर चुंबन की आवाज सुनाई दे रही थी। विलियम के हाथों ने जब सेलिन के चिकने और रत्न जैसे शरीर को सहलाया और प्यार से छुआ तो सेलिन की रीढ़ की हड्डी में झुंझुनी सी दौड़ गई। वह पहल करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि एक गुरु के रूप में विलियम को यह सिखाना उसका कर्तव्य है कि यह कैसे किया जाता है। उस खूबसूरत एल्फ को इस बात का एहसास नहीं था कि प्रेम प्रसन्न के मामले में उन दोनों में से हाफ एल्फ को कहीं अधिक अनुभव था। मैंने पहले भी इसके बारे में सपना देखा था, विलियम ने अपने हाथों से सेलिन के दोनों स्तनों को सहलाते हुए कहा। गुरुजी, आप बहुत खूबसूरत हैं। विलियम ने अपना सिर झुकाया और हल्के से उन गुलाबी स्तनों को काटा जो उसके स्पर्श से सख्त हो चुके थे। उसने उन्हें एक बच्चे की तरह चूमा, चाटा और चूसा। जब उसके होंठ सेलिन के स्तनों में मग्न थे, उसका दाहिना हाथ नीचे की ओर उसके पेट से होते हुए उसकी योनि में प्रवेश कर गया। विलियम के हाथों की हरकतों के कारण सेलिन का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। हाफ एल्फ पहले से ही जानता था कि हालांकि उसकी मालकिन इन गतिविधियों में बहुत अनुभवी होने का दिखावा करती थी, सेलिन अभी भी एक पवित्र युवती थी जिसे किसी भी पुरुष ने छुआ नहीं था। उसके विपरीत विलियम ने ये काम अपने सपनों में तो कर लिया था, लेकिन असल जिंदगी में कभी नहीं। उसने वैंडी, ऐश और राजकुमारी सिडोनी के साथ कभी भी वह सीमा पार नहीं की थी, क्योंकि उस समय यह उचित नहीं था। अब जबकि वह आधिकारिक तौर पर 18 वर्ष का हो चुका था, उसे पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब तुम इतने अच्छे क्यों हो? विलियम ने शरारत से सेलिन को चुटकी काटी तो वह हकलाते हुए बोली, क्या तुमने पहले भी ऐसा किया है? सपनों में, विलियम ने उत्तर दिया। क्या तुम हाँ बेवकूफ हो। ये सच है गुरुजी, मैंने ये कई बार अपने सपनों में किया है। मेरे साथ? हाँ। विलियम की थोड़ी सी झिझक सेलिन की नज़र से नहीं बच पाई, लेकिन जैसे ही हाफ एल्फ के हाथों ने अपने लगातार हमले जारी रखे, सेलिन के विचार बेसुध हो गए। जब विलियम को एहसास हुआ कि सेलिन का शरीर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो उसने अपनी मालकिन के होठों को चूमा और फिर उसके पैर फैला दिए। उसकी निगाह उस जगह पर टिक गई जहां वह जल्द ही अपना अधिकार जमा लेगा। गुरुजी, क्या आप वाकई चाहते हैं कि यह काम मैं ही करूं? हम इतनी दूर आ चुके हैं, चलिए इसे अंत तक पूरा करते हैं। सेलिन ने अपने शरीर को शिथिल किया और प्रतीक्षा की। उसे अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि विलियम भी अपनी चरम सीमा पर था। जैसे ही उसने अपने कूल्हों को नीचे किया, सेलिन का अंतिम प्रतिरोध भी टूट गया और खुले समुद्र में तूफान का सामना कर रही नाव की तरह बह गया। सुंदर एल्फ को दर्द महसूस हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना उसने सोचा था। लेडी इरोस ने विलियम को निर्देश दिया था कि वह ये सुनिश्चित करे कि उसकी साथी उसे पूरी तरह से स्वीकार कर ले, और उस किशोर ने अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अभ्यास में किया। विलियम ने सेलिन के साथ प्रेम किया और सेलिन की सुखदायक आहें चारों ओर गूंज उठीं। उसने ये शारीरिक संबंध जबरदस्ती से नहीं बनाया, लेकिन इस तरह से बनाया कि उसकी मालकिन को पीड़ा हो। यह उसके द्वारा सेलिन के हाथों झेले गए वर्षों का बदला था। उस अर्धएल्फ ने उसे एक मधुर, धीमी लेकिन सुखद अनुभूति दी। कई बार वह रुक जाता था और सेलिन के बार बार विनती करने पर ही आगे बढ़ता था। सेलिन भले ही डार्क मैजिक में उसकी गुरु हो, लेकिन जब प्रेम प्रसंग की बात आती थी तो विलियम उसमें कहीं बेहतर था। उन्होंने कई बार शारीरिक संबंध बनाए, हर बार अलग अलग मुद्रा में। इस बार विलियम की बारी थी कि वह सेलिन को दिखाए कि वह क्या कर सकता है। विलियम की तारीफ करनी होगी कि खूबसूरत एल्फ को कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उसने और अधिक की मांग की। कई घंटों बाद सेलिन बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, जबकि विलियम एक तौलिए से उसके शरीर से पसीना पोंछ रहा था। सफेद चादर पर लगे लाल धब्बे इस बात का सबूत थे कि विलियम सेलिन का पहला प्रेमी था, और विलियम का मन कर रहा था कि वह उस पसीने से लथपथ रात की याद के तौर पर उसे अपने पास सहेज कर रख ले। शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, विलियम ने मन ही मन सोचा और अपनी पवन जादुई शक्ति का उपयोग करके सेलिन के शरीर को बिस्तर से उठाया। फिर उसने सफेद चादर को अपने भंडारण कक्ष में रखा और जल्दी से एक नई चादर बिछा दी ताकि कोई सबूत न बचे। बेशर्म, सेलिन ने आंखें खोलते हुए कहा। वह पहले सो रही थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने ऊपर जादू का असर महसूस हुआ, वह जाग गई और ठीक उसी समय विलियम को चादरें अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विलियम ने ऐसा दिखाया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी और एल्फ को साफ करने के लिए बाथरूम की ओर ले गया। इटर्निटी एक ऐसी जगह थी जहां कोई व्यक्ति कई दिनों तक एकांत प्रशिक्षण में रह सकता था।
स्वाभाविक रूप से इसमें एक घर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं थीं ताकि कोई व्यक्ति लंबे समय तक वहां रह सके। विलियम ने अपनी अग्नि और जल की जादुई शक्ति का उपयोग किया और बाथटब को गर्म पानी से भर दिया, फिर अपनी बाहों में पकड़ी हुई महिला को उसमें लिटा दिया। स्वाभाविक रूप से वह भी टब में उतर गया और उसके पीछे इस तरह बैठ गया कि उसका शरीर उसकी छाती पर झुक जाए। दोनों चुपचाप पानी में भीगते रहे। विलियम ने सेलिन की कमर पर हाथ रखकर उसे थामे रखा था। विलियम सेलिन से कोई सवाल पूछने में हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि जवाब क्या होगा। हालांकि अब वह उसके साथ थी, लेकिन सेलिन राक्षसी महाद्वीप जाने के अपने फैसले को नहीं बदलेगी। एक दिन बीत गया और फिर 2 दिन। विलियम और सेलिन ने इटर्निटी नहीं छोड़ी और अपना सारा समय साथ बिताया। सेलिन ने विलियम को अपने बचपन और सेलेस्टे के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। उनकी उम्मीदों के विपरीत सेलिन का अपनी जुड़वां बहन के साथ अच्छा रिश्ता था। उसने आगे कहा कि वे दोनों ऊपरी तौर पर ही एक दूसरे से ठंडा व्यवहार करती थीं ताकि एल्फ परिषद के वरिष्ठ सदस्यों को लगे कि उनके बीच बनती नहीं है। जब मैं उससे मिलूंगी तो मैं उससे तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगी, सेलिन ने विलियम के सिर को सहलाते हुए कहा, जो उसकी गोद में रखा हुआ था। वे दोनों अपना दिन इसी तरह बिताते थे। दोनों में से कोई भी अपने बीच के माहौल को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वे एक दूसरे से अपने रिश्ते की स्थिति के बारे में पूछने के बजाय बेतरतीब बातों पर चर्चा करने लगे। विलियम समझ गया था कि उसकी मालकिन उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, इसलिए उसने उसकी इच्छाओं का सम्मान करने का फैसला किया। गुरुजी, जब मैं छोटा था, ओलिवर ने मुझे मध्य महाद्वीप की यात्रा के बाद सेलेस्टे से जीवन का बीज लेने के लिए कहा था, विलियम ने कहा। उन्होंने कहा था कि बाद में मुझे वह बीज आपको देना है। ओह, उसने ऐसा किया। सेलिन खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अच्छा, क्यों नहीं? मुझे उत्सुकता है कि तुम्हारे दावे के बाद वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। गुरुजी, आपके शब्दों से मुझे पता चल गया है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा। तुम बेवजह ही चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। हंसी रोकने की कोशिश में सेलिन का शरीर सिहर उठा। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि अगर विलियम सचमुच वैसा ही करे जैसा उसने कहा था तो क्या होगा। जाहिर है, उसे ये भी समझ आ रहा था कि ओलिवर ने विलियम से ऐसा क्यों पूछा था। सुंदर परी को समझ नहीं आ रहा था कि वह तोते जैसे बंदर की पीठ पीछे की गई हरकतों के लिए उसकी प्रशंसा करे या उसे डांटे। फिर भी एक बात निश्चित थी, तोते जैसे बंदर ने विलियम के खिलाफ साजिश रची थी और उसे शेरों की मांद में फेंक दिया था। जाहिर है, सेलिन कुछ नहीं कहेगी क्योंकि वह चाहती थी कि सेलेस्टे को पता चले कि उसकी शिष्या कितनी बेशर्म है। उसे बस यही उम्मीद थी कि उनकी पहली मुलाकात के दौरान विलियम को उसकी जुड़वां बहन की प्रतिक्रिया से ज्यादा तकलीफ न हो। अध्याय 562। प्रियतम, तुम अब भी यह कर सकते हो, है ना? अनंतकाल के भीतर कुछ और दिन बीत गए। विलियम और सेलिन ने अनगिनत बार एक दूसरे के साथ प्रेम किया था। हर बीतते दिन के साथ उनके प्रेम की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, मानो वे आखिरी बार एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहे हों। अपनी आखिरी रात में सेलिन ने पहल करते हुए विलियम को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गई। इस बार वह पहल करेगी और विलियम ने विरोध नहीं किया। उसने उसे अपनी इच्छा के अनुसार करने दिया क्योंकि उनका साथ बिताया समय समाप्त हो रहा था। उस रात विलियम ने अपने दिल की सारी बात उससे कह दी। उसने उसे सब कुछ दे दिया और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उनके गहन प्रेम प्रसंग के बाद सेलिन विलियम की छाती पर लेट गई और विलियम ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। गुरुजी, मैं आपका इंतजार करूंगा, विलियम ने धीरे से कहा। जब वह समय आएगा तो हम बैठकर अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेलिन ने जवाब दिया। हालांकि यह सिर्फ एक शब्द था, लेकिन इसमें एक वादा छिपा था और विलियम को उससे यही चाहिए था। विलियम ने आह भरी और खुद को सेलिन की कोमलता और गर्माहट में डूबने दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाल ही में अपडेट हुए अपने स्टेटस पेज को देखा। योजक चिन्ह, परिवार, तीसरा पारिवारिक सदस्य, सेलिन डायविस्टेरिया। होस्ट डार्कनेस डोमेन का उपयोग करने में सक्षम है। होस्ट डार्क रे का उपयोग करने में सक्षम है। मेजबान ने फैमिलिया ओवर सोल कौशल प्राप्त कर लिया है। सभी स्टैट्स में जोड़ 3 का एनहांसमेंट बोनस बढ़ाएं। मेजबान और उसके परिवार के सदस्य के बीच सिंक्रोनाइजेशन दर के आधार पर आंकड़ों और क्षमताओं की ताकत बढ़ेगी या घटेगी। सिंक्रोनाइजेशन दर 65%। योजक चिन्ह, सेलिन को विलियम के परिवार की तीसरी सदस्य के रूप में उनकी पहली रात को ही पंजीकृत कर लिया गया था। इसका मतलब ये था कि सेलिन अब विलियम की महिलाओं में से एक थी, लेकिन उसके मालिक ने इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया।
उसका लक्ष्य अपने मालिक की हालत जानने के लिए राक्षसी महाद्वीप जाने से पहले अपनी बहन से मिलना था। अपने स्वामी से मिलने से पहले सेलिन के पास अपने जीवन में रोमांस के लिए समय नहीं था। साथ ही वह एल्फ की उस भविष्यवाणी को लेकर भी चिंतित थी जो जल्द ही पूरी होने वाली थी। सेलिन नहीं चाहती थी कि विलियम उसके मामलों में दखल दे, क्योंकि यह उसकी अपनी जिम्मेदारी थी। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। विलियम को सेलिन के कोमल, गर्म, नग्न शरीर का अपने शरीर से लिपटा होना बेहद सुखद लगा। यह उस तरह की आत्मीयता थी जिसकी उसने अपने स्वामी के साथ, जो कई वर्षों से उसके साथ था, कभी उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी आत्मीयता जिसका अनुभव वह तब तक दोबारा नहीं कर पाएगा जब तक कि वे दोनों फिर से एक साथ नहीं हो जाते। वे दोपहर के करीब उठे और आखिरी बार एक साथ स्नान किया। अपने कपड़े पहनने के बाद वे कंधे से कंधा मिलाकर अनंत काल से बाहर निकल गए। वह कलाकृति आकार में सिकुड़ गई और एक हार में बदल गई। सेलिन ने उसे अपने हाथ में लिया और हमेशा की तरह पहन लिया। विल, 51वीं मंजिल से जरूर लौट आना, सेलिन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ऐसा करने पर ही हम दोनों मिल पाएंगे। तुम जिस जगह जा रहे हो वह राक्षसी महाद्वीप से भी ज्यादा खतरनाक है। अपनी और शिफॉन की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देना। जी स्वामी, विलियम ने उत्तर दिया। मैं वादा करता हूं कि मैं सुरक्षित लौट आऊंगा, इसलिए आप भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। सेलिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। विलियम द्वारा उसे 1000 बीस्ट डोमेन से बाहर भेजने से पहले उसने विलियम के माथे पर आखिरी बार चुंबन दिया। आधे एल्फ ने आह भरी और ऊपर नीले आकाश की ओर देखा। उन दोनों ने पहले ही एक दूसरे को अंतिम विदाई दे दी थी, और जो होना ही था उसे टालने का कोई फायदा नहीं था। थोड़े भारी मन से विलियम विला लौट आया, जहां शिफॉन उसका इंतजार कर रही थी। जब वह पहुंचा तो शिफॉन पहले से ही खाने की मेज पर पैनकेक खा रही थी। चारमैन उसे पैनकेक परोस रही थी, और उसके साथ B1 और B2 भी थे, जो उसके बगल में पैनकेक खा रहे थे। दो मूक पक्षी शिफॉन को बहुत पसंद करते थे, और जब भी वह 1000 जानवरों के क्षेत्र और अटलांटिस के कालकोटरी में जाती थी तो वे अक्सर उसके साथ जाते थे। विलियम उस लड़की के लिए खुश था, क्योंकि उसे ऐसे दोस्त मिल गए थे जो उसका साथ देंगे और उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि कहीं उन दोनों पक्षियों की अभद्रता का असर उस भोली भाली लड़की पर न पड़ जाए। सुप्रभात बड़े भाई, विलियम को देखते ही शिफॉन का चेहरा खिल उठा। जब वह उठी थी तो विलियम आसपास नहीं था, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। विलियम ने उसे पहले ही बता दिया था कि सेलिन के साथ अपने प्रशिक्षण सत्र के कारण उसे आने में थोड़ी देर हो सकती है। सुप्रभात शिफॉन, विलियम ने उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। वह पहले ही सेलिन के साथ नाश्ता कर चुका था, इसलिए उसे भूख नहीं लग रही थी। जन्मदिन मुबारक हो बड़े भाई, शिफॉन ने कहा। धन्यवाद, यह मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। शिफॉन अपनी कुर्सी से उठी और हाफ एल्फ को एक चॉकलेट लॉलीपॉप दी। विलियम के होठों के कोने फड़कने लगे, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे हंसना चाहिए या उस छोटी बच्ची के दिए उपहार पर रोना चाहिए। अंत में उसने शिफॉन को धन्यवाद दिया और लॉलीपॉप का रैपर हटाकर उसे अपने मुंह में डाल लिया। काफी समय से उसने लॉलीपॉप नहीं खाई थी, और इसे खाकर उसे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। इसका स्वाद उसे स्वर्ग के द्वार की रक्षा कर रही दिव्य सेना के खिलाफ हुई अपनी लड़ाई की याद दिलाता था। झू और शा का जन्म अब तक हो गया होगा, विलियम ने उन दो राक्षसों को याद करते हुए सोचा जिन्होंने परीक्षा के दौरान उसकी मदद की थी। मैं आशा करता हूं कि दोनों को अपने नए जीवन में सुख मिलेगा। ये देखकर कि विलियम को उसके द्वारा दिया गया उपहार पसंद आ रहा था, शिफॉन के होठों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर उसने अपना ध्यान अपने सामने रखे पैनकेक पर वापस केंद्रित कर लिया। उसे परोसे गए भोजन को बर्बाद न करने की आदत पड़ गई थी। शिफॉन पर पेटूपन का पाप लगा हुआ था। दुनिया में किसी और से ज्यादा वह जानती थी कि भूखे रहने और कुछ न खाने का दर्द कैसा होता है। जब दोनों एक साथ कुछ अच्छा समय बिता रहे थे, तभी विला के अंदर दो अप्रत्याशित मेहमान आ गए। इयान और राजकुमारी सिडोनी अपनी वर्दी पहने हुए अंदर आए और दोनों सीधे विलियम के पास चले गए। विल को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो प्रिय। धन्यवाद। राजकुमारी सिडोनी के शरीर की देखभाल की जिम्मेदारी फिलहाल मोर्गाना के पास थी, क्योंकि उनका दूसरा रूप अभी भी सो रहा था। उन्होंने रात देर तक ऐश के साथ विलियम के साथ रात बिताने के बारे में कई बातें की थीं। ये वही दिन था जिसका वे इंतजार कर रहे थे, और हमेशा शरारती रहने वाली मोर्गाना अपनी हदें पार कर चुकी थी। डार्लिंग, आज रात तैयार हो जाओ, मोर्गाना ने विलियम के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। रुको, मुझे कुछ अजीब सी गंध आ रही है। जब वह उसके आसपास सूंघ रहा था तो मोर्गाना ने अपनी नाक सिकोड़ी।
वासना की साक्षात मूर्ति होने के नाते उसके लिए प्रेम की गंध को पहचानना बहुत आसान था। उसी क्षण विलियम के मुंह से लॉलीपॉप गिर गई क्योंकि वह अपने प्रेमी की विशेष क्षमता को भूल गया था। डार्लिंग, क्या तुमने कल रात किसी औरत के साथ बिताए? मोर्गाना की मीठी और शरारती आवाज विलियम के कानों में गूंज उठी। क्या तुमने हमें धोखा दिया? विलियम ने हल्के से गला साफ किया और जोखिम उठाने का फैसला किया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सच बताने और सारा दोष सेलिन पर डालने का फैसला किया। विलियम की कहानी सुनने के बाद इयान और मोर्गाना ने एक दूसरे की ओर देखा। वे लंबे समय से जानते थे कि सेलिन विलियम की मालकिन थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। साथ ही शिफॉन भी गवाह के तौर पर वहां मौजूद थी। अंत में इयान और मोर्गाना केवल आह भर सके क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले ने विलियम का कीड़ा खा लिया था। उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि क्या दोपहर में उनकी कक्षा समाप्त होने के बाद भी हाफ एल्फ उनके प्रेमी के रूप में अपना कर्तव्य निभा पाएगा। डार्लिंग, तुम अब भी कर सकते हो, है ना? मोर्गाना ने विलियम के कंधों पर हाथ रखकर कहा। तुमने हमारे लिए कुछ छोड़ा है ना? विलियम ने घबराकर घूंट भरा क्योंकि इस समय उसके पास देने के लिए बिल्कुल भी रस नहीं बचा था, क्योंकि सेलिन ने सारा रस खुद ही ले लिया था। एस सिस्टम, सबसे शक्तिशाली कायाकल्प औषधि ढूंढो जो तुम्हें मिल सके, विलियम ने आदेश दिया। इसकी मात्रा मायने नहीं रखती। जब तक यह मेरे शरीर को सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचा दे तब तक कुछ भी चलेगा। समझा? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शिफॉन, जो अभी भी अपना पैनकेक खा रही थी, इस दृश्य को देखकर असमंजस में पड़ गई। वह सोच रही थी कि मोर्गाना और इयान किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वे असंतुष्ट भावों के साथ विलियम की ओर देख रहे थे। सौभाग्यवश विलियम गॉड शॉप से एक शक्तिशाली कायाकल्प औषधि खरीदने में सक्षम था, जिसने उसकी इस विकट समस्या को हल करने में उसकी मदद की। उस रात वह दो सुंदरियों के बीच में था जो उसके साथ अपने पहले अनुभव को साझा करने के लिए बहुत उत्सुक थी, किसी स्वप्नलोक में नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया में, जहां अंधेरे के बीच एक दूसरे के लिए उनका प्यार प्रज्वलित था। अध्याय 563। मैं तुम्हारे चेहरे पर पैर रखने के लिए बेताब हूं। बादलों के ऊपर ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक काला कौवा पूर्व दिशा की ओर उड़ गया। उसकी पीठ पर सेलिन बैठी थी। विलियम से उसकी विदाई को केवल 1 घंटा ही हुआ था, फिर भी उनके बीच की दूरी काफी बढ़ गई थी। मन ही मन वह इस बात से राहत महसूस कर रही थी कि उसका शिष्य एक असाधारण व्यक्ति बन गया है। उसे 1 सप्ताह में ही, जब वे दोनों साथ थे, उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि विलियम कितना असाधारण था। सेलिन की परछाई में छिपा हुआ ओलिवर बाबुल की मीनार के नजरों से ओझल हो जाने के बाद आखिरकार बोला, मालकिन, क्या लिटिल विल शायद? नहीं। सेलिन ने ओलिवर के सवाल को बीच में ही रोक दिया क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि वह क्या पूछने वाला है। वह भविष्यवाणी में वर्णित राजकुमार नहीं है, सेलिन ने कहा। मेरे शरीर पर कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा है। जब सेलिन ने विलियम को अपना जीवन साथी सौंपा तो यह उसके भाग्य से लड़ने का उसका तरीका था। वह उस भविष्यवाणी किए गए राजकुमार की संभावित दुल्हनों में से एक थी, जो न केवल सिल्वरमून महाद्वीप में तबाही मचाएगा बल्कि पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो देगा। सीधे शब्दों में कहें तो सेलिन ने एक जोखिम उठाया। अगर विलियम ही भविष्यवाणी में वर्णित राजकुमार था तो वह अपनी सारी योजनाएं रद्द कर देगी, अपनी बहन से मिलने और राक्षसी महाद्वीप जाने का फैसला करेगी ताकि वह उसके साथ रह सके। उसका उद्देश्य उसे अंधकार के प्रभाव में आने और दुनिया को उलट-पुलट करने से रोकना था। सच कहें तो सेलिन को इस बात से राहत मिली कि भविष्यवाणी में विलियम का नाम नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसके शिष्य को कष्ट नहीं सहना पड़ेगा और वह भ्रष्टाचार के दलदल में नहीं फंसेगा। भविष्यवाणी में कहा गया था कि जब राजकुमार प्रकट होगा और उसे या सेलेस्टे को अपनी दुल्हन बनाएगा तो उनके शरीर पर एक चिन्ह प्रकट होगा। यह इस बात का प्रमाण होगा कि वह भविष्यवाणी में वर्णित राजकुमार है, एक ऐसा राजकुमार जिसे एल्फ्स हर कीमत पर पकड़ना चाहते थे। सेलिन अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहती थी। वह जिसे चाहे प्यार करे, जिसके लिए अपना जीवन समर्पित करे, उसे चुनने का पूरा अधिकार था। वह किसी भविष्यवाणी को अपने भाग्य का निर्धारण नहीं करने देगी। वह विलियम से प्रेम करती थी, एक पुरुष के रूप में नहीं बल्कि अपने शिष्य के रूप में। फिर भी उसने उसे ही अपना पहला पुरुष चुना। सेलिन अपनी कौमारता उस शिष्य को देना अधिक उचित समझती थी जिसे उसने पाला पोसा था, बजाय किसी अजनबी के जो उसकी स्वतंत्रता छीन लेता। ओलिवर, अगर तुम चाहो तो विलियम के साथ रह सकते हो, सेलिन ने धीरे से कहा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक राजकुमार नहीं आते मैं जहां भी जाऊंगी सुरक्षित रहूंगी। ओलिवर ने जवाब देने से पहले नाक सिकोड़ी और कहा, मालकिन, मैं छोटे विल का दाई नहीं हूं, और वैसे भी वह अब बच्चा नहीं है।
वह अब अपने पैरों पर खड़े होने लायक मजबूत है। इसके अलावा उसके साथ कई ताकतवर लोग हैं। मुझे यकीन है कि वह मेरे बिना भी सुरक्षित रहेगा। सेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह ये बात मानना नहीं चाहती थी। ओलिवर के बिना वह अकेली महसूस करती। तोता बंदर न केवल उसका वफादार सेवक था, बल्कि महत्वपूर्ण मामलों पर बात करने का एक जरिया भी था। योजक चिन्ह। क्रेटोर साम्राज्य की राजधानी अजमार शहर। क्या टूर्नामेंट की तैयारियां ठीक चल रही हैं? सम्राट लियोनिडास ने अपने सिंहासन के बगल में खड़े एवेक्सियस से पूछा। एवेक्सियस ने झुककर कहा, जी महाराज। अच्छा, क्या वह लड़का विलियम भाग लेगा? मुझे नहीं पता महाराज। एवेक्सियस ने अकादमी में हुई अपनी मुलाकात के दौरान गिलबर्ट द्वारा उसे दी गई रिपोर्ट को सुनाते हुए अपना सिर हिलाया। प्रधानाध्यापक गिलबर्ट ने बताया कि विलियम बाबेल की मीनार की 51वीं मंजिल को साफ करने जा रहा था, एवेक्सियस ने बताया। उन्होंने आगे कहा कि यह एक रहस्योद्घाटन था जो विलियम को महामहिम आमोन से प्राप्त हुआ था जब वह लड़का उनके मंदिर गया था। बेबीलोन की 51वीं मंजिल को पार करना। सम्राट लियोनिडास ने चिढ़कर कहा, यह तो आत्महत्या जैसा मिशन लगता है। या तो महाराज उस लड़के से नफरत करते हैं, या उन्हें पूरा भरोसा है कि विलियम उसे पार कर सकता है। एवेक्सियस, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या उस लड़के में वह काबिलियत है जो वह कर सकता है, जो तुम, मैं और हमारे युग के बाकी योद्धा नहीं कर पाए? एवेक्सियस ने सम्राट लियोनिडास के प्रश्न पर विचार करते हुए अपना सिर झुका लिया। सच कहें तो उन्हें विश्वास नहीं था कि विलियम वह हासिल कर पाएगा जो वे हासिल करने में असफल रहे थे। उस समय उन्होंने सम्राट लियोनिडास और अन्य साम्राज्यों और राज्यों के संतों के साथ मिलकर एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गठबंधन बनाया था। हालांकि वे बुरी तरह असफल रहे। यदि मध्य महाद्वीप में स्थित 8 देवताओं की सहायता न मिलती तो वे हमेशा के लिए बेबीलोन के टावर की 51वीं मंजिल पर फंसे रह जाते। महाराज, मुझे नहीं पता कि विलियम उस मंजिल को पार कर पाएगा या नहीं, एवेक्सियस ने सोच विचार करने के बाद उत्तर दिया। लेकिन उस व्यक्ति में निराशाजनक स्थिति को आशापूर्ण स्थिति में बदलने की अद्भुत क्षमता है। भले ही वह उसे पार न कर पाए, मुझे लगता है कि वह अपनी जान बचाकर भाग निकलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सम्राट लियोनिडास ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी के लिए ग्रैंड टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित करो। मैं चाहता हूं कि यह एकदम सही हो। मुझे निराश मत करना, एवेक्सियस। एवेक्सियस ने अपनी मुट्ठी छाती पर रखी और झुककर प्रणाम किया। महाराज, क्या ये सच है कि इस वर्ष आप न केवल साम्राज्य के नागरिकों को, बल्कि जो कोई भी भाग लेना चाहे, उसे अनुमति देंगे, भले ही वह शत्रु राष्ट्र का ही क्यों न हो? जी हाँ, सम्राट लियोनिडास ने आंखें बंद रखते हुए उत्तर दिया। अब समय आ गया है कि हमारे युवा योद्धा यह अनुभव करें कि हमारी सीमाओं के बाहर वालों से लड़ना कैसा होता है। हालांकि अभी हालात काफी शांतिपूर्ण हैं, लेकिन दक्षिणी महाद्वीप में जो कुछ हुआ वह मध्य महाद्वीप में सभी के लिए एक चेतावनी थी। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं उनके प्रतिभाशाली योद्धाओं को भी उत्सव में शामिल होने की अनुमति दूं। टूर्नामेंट के नियम और शीर्ष 3 योद्धाओं के लिए पुरस्कार तय करने के लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा। ये टूर्नामेंट पहले हुए सभी टूर्नामेंटों से कहीं अधिक भव्य होगा। एवेक्सियस, मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता। क्या मेरी बात स्पष्ट है? महामहिम, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। एवेक्सियस ने सिंहासन कक्ष छोड़ने से पहले आदरपूर्वक सिर झुकाया। क्रेटोर साम्राज्य के ग्रैंड आर्केम्स को उम्मीद थी कि उनके द्वारा आयोजित टूर्नामेंट सुचारू रूप से संपन्न होगा। उन्हें इस बात की भी उत्सुकता थी कि युवा पीढ़ी का चैंपियन कौन बनेगा। एवेक्सियस जानता था कि वह व्यक्ति चाहे जो भी हो, वह न केवल क्रेटोर साम्राज्य में बल्कि पूरे मध्य महाद्वीप में निश्चित रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। योजक चिन्ह। इसी बीच सिल्वरविंड अकादमी के अंदर उस हाफ एल्फ को आखिरी बार देखे हुए 1 महीना हो गया है, राजकुमार जेसन ने अपने छात्रावास के कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा। टूर्नामेंट 1 महीने में शुरू होगा और 3 सप्ताह तक चलेगा। राजकुमार जेसन अपनी कलाई पर बंधे कंगन को घूर रहा था। ये वह कलाकृति थी जो आमन के मंदिर के ओरेकल ने उसे विलियम की थोड़े समय के लिए पद बढ़ाने की क्षमता का मुकाबला करने के लिए दी थी। क्रेटोर साम्राज्य के 5वें राजकुमार का मानना था कि यदि वे दोनों समान स्तर पर होते तो हाफ एल्फ के पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं होता। तुम वहां जरूर आना, हाफ एल्फ, राजकुमार जेसन बुदबुदाया। मैं सबके सामने तुम्हारे चेहरे पर पैर रखने के लिए बेताब हूं। मैं सिडोनी के चेहरे पर उस निराशा को देखने के लिए बेताब हूं जब वह तुम्हें मेरे पैरों तले कुचले जाते हुए दया की भीख मांगते हुए देखेगी। अध्याय 564। मुझे खेद है, लेकिन यही हमारी अंतिम शर्त है। विलियम की नींद नर्म सांसों की आवाज से खुली जो उसके कानों को बुदबुदा रही थी।
उसने अपने शरीर से सटी दो खूबसूरत लड़कियों पर एक नजर डाली। उन्होंने एक रात प्रेम में बिताई थी, जहां उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को साकार किया था। एशे, राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना ने विलियम का पूरा शोषण किया और उसे आत्मसमर्पण करते हुए झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। शायद यह विलियम को उसके स्वामी के साथ पहली बार समय बिताने के लिए दंडित करने का उनका तरीका था, जो अब कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसी रात विलियम को यह एहसास हुआ कि राजकुमारी सिडोनी का पाप महज दिखावा नहीं था। जिस क्षण उसने अपनी पवित्रता खोई, उसकी दैवीय शक्ति जागृत हुई और राजकुमारी एक राक्षसी में परिवर्तित हो गई। उसके रूप परिवर्तन के क्षण ही उसकी एक सटीक प्रतिकृति उसके शरीर से अलग हो गई। नई सदस्य, जाहिर है, मोर्गाना थी। वे दोनों खूबसूरत लड़कियां, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी थीं, उससे ऐसे प्रेम कर रही थीं मानो कल का कोई अस्तित्व ही न हो। राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना के मुकाबले एशे का प्रदर्शन भी कम प्रभावशाली नहीं था। स्वप्नलोक में जलपरी ने विलियम के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे, इसलिए अर्धएल्फ के साथ उसका मिलन भी उतना ही तीव्र था, भले ही वास्तविक दुनिया में यह उसका पहला अनुभव था। तीनों लड़कियों के लगातार हमलों ने विलियम को पस्त कर दिया। हालांकि वह पहले से ही अपने इनक्यूबस जॉब क्लास का इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी वह दो भूखी चुड़ैलों और एक ईर्ष्यालु जलपरी को हराने में असमर्थ था, जो उसे पूरी तरह से निचोड़ने पर तुली हुई थी। मुझे कोई पछतावा नहीं है, विलियम ने दोनों सुंदरियों को अपनी बाहों में भरते हुए सोचा। मोर्गाना अपनी इच्छा पूरी करने के बाद राजकुमारी सिडोनी के आध्यात्मिक लोक में विश्राम करने के लिए लौट चुकी थी। विलियम ने सो रही दोनों लड़कियों के माथे पर चुंबन किया और फिर सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अभी भी थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने थोड़ी सी ताकत वापस पाने के लिए 1-2 घंटे सोने का फैसला किया। मुझे एक बड़ा बिस्तर खरीदना होगा, एक ऐसा बिस्तर जो 12 लोगों के लिए पर्याप्त बड़ा हो। नींद की गोद में समा जाने से पहले विलियम के मन में यही आखिरी विचार आए थे। कई घंटों बाद वह बिस्तर पर अकेला जागा। वे दोनों सुंदरियां अब वहां नहीं थीं, लेकिन उनके प्रेम प्रसंग के प्रमाण चादरों में मौजूद थे। विलियम के पास उन सभी प्रमाणों को अपने स्टोरेज रिंग में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि गुलाबी बालों वाली कोई लड़की गलती से उन्हें न खोज ले। विलियम भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में जाने से पहले स्नान करने के लिए बाथरूम की ओर चले गए। घर के अंदर केवल चारमैन ही मौजूद थी। उसके अनुसार शिफॉन B1, B2, सोगलाव और एयरचिटू के साथ अटलांटिस कालकोठरी में गई थी। विलियम ने अपनी निजी नौकरानी को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने चारमैन को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह शिफॉन को हर हाल में उसके कमरे में आने से रोके। छोटी बच्ची ने उस रात विलियम के साथ सोने की जिद की, जैसा कि वह पिछले 1 महीने से करती आ रही थी, लेकिन ऐश और राजकुमारी सिडोनी ने उसे एक रात के लिए अतिथि कक्ष में आराम करने के लिए मना लिया। दोनों लड़कियों ने बहाना बनाया कि वे विलियम के साथ कुछ गुप्त प्रशिक्षण कर रही हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शिफॉन को अभी भी थोड़ा संदेह था, लेकिन विलियम के आश्वासन के बाद कि यह सिर्फ एक बार की बात है, वह मान गई और उसने गेस्ट रूम में चारमैन के साथ संबंध बनाए। शिफॉन को अकेले रहना पसंद नहीं था, इसीलिए विलियम ने अपनी निजी नौकरानी को उसके साथ सोने के लिए कहा। नाश्ता करने के बाद विलियम ने अपने शरीर को जल्दी तरोताजा करने के लिए एक कायाकल्प पिया। आज वह दिन था जब उसे शिफॉन के साथ बेबीलोन के टावर पर चढ़ना था, लेकिन उसने इसे एक दिन के लिए टालने का फैसला किया। नोट: अगर आप में से किसी को नहीं पता कि ब्रंच क्या होता है, तो ये सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बजाय खाया जाने वाला एक हल्का भोजन है। जवाब देने के लिए गूगल सेनपाई का धन्यवाद। विलियम अपने कमरे में लौटा और सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। एक जगह थी जहां वह सबसे पहले जाना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। विलियम के लिए टाइटेनिया के गॉन्टलेट बनाने की विधि का उपयोग करके डेवोरा का गॉन्टलेट बनाना बहुत लाभदायक साबित हुआ था। इसी कारण उसने नियमित रूप से नीलामी में जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे कुछ ऐसे खजाने मिल जाएं जिन पर वह बोली लगा सके। वह उन दुर्लभ हथियारों पर भी ध्यान दे रहा था जिन्हें सिस्टम उसकी प्रतिकृति बनाने में मदद कर सकता था, ताकि वह अपने स्मिथिंग और आर्टिफिसर जॉब क्लास के स्तर को बढ़ा सके। सिस्टम, मुझे देवताओं की नीलामी में ले चलो, समझा? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ घंटे बाद विलियम ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उसने विला छोड़ दिया और सिस्टम से अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र को 14 वर्ग मील और बढ़ाने का अनुरोध किया। विलियम ने इस विस्तार के लिए 100,000 गॉड पॉइंट्स खर्च किए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सिस्टम से अनुरोध किया कि वह डोमेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक जंगल बनाए, ताकि उसके झुंड में शामिल होने वाले नए सदस्यों को वहां रखा जा सके।
सिस्टम द्वारा बनाया गया जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक जादुई जंगल था। अब जब विलियम के पास गॉड पॉइंट्स थे तो उनके लिए थोड़ा खर्च करना बिल्कुल जायज था। जंगल के लिए विलियम को 10,000 गॉड पॉइंट्स खर्च करने पड़े, जिससे कुल खर्च 110,000 हो गया। सब कुछ तैयार होने के बाद विलियम ने गॉड शॉप की विशेष सुविधा खोली, जिसे डिवाइन बेस्टियरी कहा जाता था। ये वह स्थान था जहां देवताओं के अनुयायी नीलामी में खरीदे गए जानवरों को अपने लोक में लाने से पहले रखते थे। चूंकि जानवर जीवित प्राणी थे, इसलिए उन्हें रखने के लिए एक विशेष स्थान की आवश्यकता थी। कुछ ही देर में विलियम के बगल में 5 मीटर ऊंचा एक सुनहरा द्वार प्रकट हुआ। यह दिव्य जीवशाला का प्रवेश द्वार था, जिसमें वे जानवर रखे गए थे जिन्हें उसने 1 घंटे पहले देवताओं की नीलामी से खरीदा था। ठीक है दोस्तों, बाहर आने का समय हो गया है, विलियम ने आदेश दिया। आपके नए घर में आपका स्वागत है। मानो उसी संकेत का इंतजार करते हुए 13 सफेद पेगासी एक एक करके पोर्टल से बाहर निकल आए। नीलामी में एक विक्रेता था जो उनमें से 1 दर्जन को उनके अल्फा के साथ नीलाम कर रहा था, और विलियम किसी भी कीमत पर इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सौभाग्यवश बहुत कम लोग पेगासस पालने में रुचि रखते थे, क्योंकि वे बहुत घमंडी और आक्रामक प्राणी थे। उन्हें वश में करना बहुत कठिन था, और वे सभी श्रेणी ए के जीव थे। हालांकि वे देखने में राजसी लगते थे, लेकिन हर किसी में इन जानवरों को वश में करने का धैर्य नहीं था। सौभाग्य से विलियम के पास झुंड के सदस्यों को वश में करने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था शांतिपूर्ण बातचीत करना। दूसरा तरीका था उन्हें बुरी तरह पीटने के बाद अपनी वशीकरण क्षमता का उपयोग करके उन्हें अपने वश में करना। दोनों ही तरीके कारगर थे, इसलिए विलियम को उनमें से किसी को भी वश में करने की ज्यादा चिंता नहीं थी। 13 पेगासस में से 4 मादा थीं, जिसका मतलब था कि विलियम उन्हें प्रजनन करने की अनुमति दे सकता था। पेगासी ने अपरिचित परिवेश को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। वे इस समय जादुई जंगल के उस खुले मैदान में थे जिसे विलियम ने उनके घर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था। उनमें से सबसे राजसी झुंड का सरदार विलियम के पास गया और घमंड से अपना सिर ऊपर उठाया। यह एक शताब्दी रैंक वाला पेगासस था और समूह के नेता के रूप में कार्य करता था। विलियम उस घमंडी लेकिन मूर्ख घोड़े को घूर रहा था जो उसे नीचा दिखा रहा था। उस आधे एल्फ ने नीलामी में उन सभी को खरीदने के लिए 700,000 गॉड पॉइंट्स खर्च किए थे, इसलिए वह हर कीमत पर उन्हें अपने वश में करने का इरादा रखता था। मुझे आप में शाश्वत संरक्षक की आभा महसूस हो रही है, अल्फा पेगासस ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा। बोलिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? क्या आप उन मनुष्यों में से एक हैं जो चाहते हैं कि हम आपके वाहन बने? भले ही आप शाश्वत संरक्षक के शिष्य हों, हम आपके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। पेगासस के शब्दों में तिरस्कार झलक रहा था। उसने विलियम को उपहास और घृणा भरी निगाहों से देखा। उसका पिछला मालिक उसे और उसके समूह को वश में नहीं कर पाया था, इसलिए उसने कुछ गॉड पॉइंट्स हासिल करने के लिए उन्हें नीलाम करने का फैसला किया। हाँ, विलियम ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें और तुम्हारे समूह को इसलिए खरीदा था ताकि तुम मेरे वाहन के रूप में काम आ सको। अल्फा ने जोर से हिनहिनाया और जमीन पर अपने पंजे मारे, मानो वह विलियम पर हमला करने की तैयारी कर रहा हो। हम कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, अल्फा पेगासस ने उग्र स्वर में कहा। कोई भी हमें झुका नहीं पाएगा। योजक चिन्ह। 10 मिनट बाद, मालिक, मैं और मेरा पेगासी आपकी सेवा में तत्पर हैं, अल्फा पेगासस कांपते पैरों से खड़ा होते हुए बोला। स्पष्ट था कि उसे खड़े होने में परेशानी हो रही थी और वह किसी भी क्षण गिर सकता था। कृपया भविष्य में हमारा अच्छे से ख्याल रखें। विलियम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके हाथ में मौजूद नुकीला भाला अभी भी खून से सना हुआ था, क्योंकि उसने उसे पेगासस के पिछले हिस्से में कई बार तब तक घुसाया था जब तक कि वह दया की भीख नहीं मांगने लगा। अन्य पेगासी खुले मैदान के किनारे पर दुबके हुए थे और भय से भरी आंखों से विलियम को देख रहे थे। उनके पूर्व स्वामी ने उन्हें पहले भी कोड़े मारे थे, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया और दूसरों को अपने ऊपर चढ़ने से रोकने के अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। हालांकि विलियम के बातचीत के बर्बर दृष्टिकोण को देखने के बाद सभी पेगासी ने फैसला किया कि विलियम के नुकीले भाले के प्रकोप को झेलने की बजाय समझौता करना ही बेहतर होगा। मालिक, हम सवारी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, अल्फा पेगासस ने कहा। हम पर केवल महिलाएं ही सवारी कर सकती हैं। मुझे खेद है, लेकिन यही हमारी अंतिम शर्त है। कोई बात नहीं, विलियम ने जवाब दिया। अब समय आ गया है कि आप सभी आधिकारिक तौर पर मेरे झुंड का हिस्सा बन जाएं। विलियम ने अपना हाथ उठाया और अपनी वशीकरण क्षमता का उपयोग करके पेगासी को अपने अधीन कर लिया। वह अल्फा पेगासस के मौखिक वादों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं था, जो अपनी हठधर्मिता के लिए जाना जाता था।
सभी पेगासी को विलियम के झुंड में सफलतापूर्वक शामिल कर लेने के बाद उसने चारमैन के साथ साथ 12 अन्य एल्फ महिलाओं को एक मानसिक संदेश भेजा जो वर्तमान में 1020 डोमेन में रह रही थीं। उसने पहले से ही पेगासी को अपना उड़ने वाला वाहन बनाने का इरादा कर रखा था ताकि वे विलियम को भविष्य की लड़ाइयों में मदद कर सकें। पेगासी और एल्फ्स को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। विलियम द्वारा किए गए समझौते से दोनों पक्ष काफी संतुष्ट थे। महिलाओं, इनकी देखभाल करना आपका कर्तव्य होगा, विलियम ने कहा। ये युद्ध के मैदान में आपकी वफादार साथी होंगी, इसलिए कृपया इनके साथ अच्छे से पेश आएं। एल्व्स और पेगासी ने विलियम के आदेशों को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। चारमेन, अब से तुम्हारी टुकड़ी को वाल्किरीज कहा जाएगा, विलियम ने घोषणा की। तुम इनकी नेता होगी। मैं तुम्हारी टुकड़ी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करूंगा, इसलिए अपने खाली समय में नियमित रूप से अटलांटिस के कालकोटरी में जाकर प्रशिक्षण लेना न भूलें। जी हाँ स्वामी जी, चारमैन ने उत्तर दिया और अपना सिर झुकाया। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। विलियम मुस्कुराया और बोला, अच्छा। आधा एल्फ समूह से अलग हो गया और उन्हें आपस में और अधिक घुलने मिलने का मौका दिया। एल्फ जादुई जीवों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति के लिए जाने जाते थे, इसलिए विलियम को पूरा विश्वास था कि उन्हें हवाई युद्ध में महारत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा विलियम रोनगोमिनियार्ड का उपयोग कर सकता है और उन्हें एरियल कैवेलियर जॉब क्लास प्रदान कर सकता है, जिससे उनकी दक्षता की प्रक्रिया में तेजी आएगी। विलियम ने अपने स्टेटस पेज पर जाकर देखा कि उसके पास कितने गॉड पॉइंट्स बचे हैं। नीलामी में जब वह लिली और अन्य देवताओं से मिला तो उसने उन्हें उधार दिए गए गॉड पॉइंट से उन्हें वापस चुकाने की कोशिश की। हालांकि देवताओं ने बस मुस्कुराकर विलियम से कहा कि वह अंक अपने पास ही रखे क्योंकि उनके लिए ये मामूली रकम थी। इससे लिली, डेविड और लेडी इरोस जानते थे कि विलियम को गॉड पॉइंट्स की जरूरत उनसे कहीं ज्यादा थी। योजक चिन्ह गॉड पॉइंट्स 3440-042। योजक चिन्ह लगभग 3 मिलियन से थोड़ा ज्यादा, विलियम ने सोचा और चिफॉन और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए अटलांटिस के कालकोटरी में टेलीपोर्ट हो गया। फिलहाल उसने अपने पॉइंट्स बचाकर रखने और जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करने का इरादा किया था। उसे यह आभास था कि उसके बचे हुए गॉड पॉइंट्स तब काम आएंगे जब वह 51वीं मंजिल पर पहुंच जाएगा, जिस पर पिछले 1000 वर्षों में कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका था। अध्याय 565 उत्पत्ति बेबीलोन के टावर की पहली मंजिल। जब हेस्टिया की दुनिया में बेबीलोन का टावर प्रकट हुआ तो कई लोगों का मानना था कि ये देवताओं द्वारा बनाया गया एक टावर था। उस समय दुनिया के हर जीवित प्राणी ने एक घोषणा सुनी जिसमें उनसे टावर को चुनौती देने और उसके अंदर छिपे खजाने को खोजने के लिए कहा गया था। ये कहानी मानवता के अंधकार युग के 1000 साल बाद घटी। तब से लाखों लोग यश और धन की प्राप्ति के लिए इस मीनार की तीर्थयात्रा पर गए हैं। कई असफल रहे और केवल कुछ ही लोग सफल हुए। प्रत्येक मंजिल की देखरेख एक संरक्षक द्वारा की जाती थी। कुछ लोग उन्हें देवता कहते थे, कुछ प्रशासक और कुछ उन्हें सीधे भगवान कहते थे। सबसे पहले मंजिलों को साफ करने वाले लोगों ने इन संरक्षकों के साथ एक समझौता किया और उस क्षेत्र के शासक बन गए। स्वाभाविक रूप से वे संरक्षकों द्वारा निर्धारित नियमों को लागू करने के लिए भी मौजूद थे और उन्होंने दूसरों को टावर को चुनौती देने की अनुमति दी। किसी भी शासक परिवार या गुट को किसी को भी मीनार पर चढ़ने से रोकने का अधिकार नहीं था। यदि वे ऐसा करते तो उनकी योग्यता रद्द कर दी जाती और उनकी जगह दूसरों को ले लिया जाता। हजारों वर्षों तक विभिन्न तलों पर शासन करने वाले लोग समृद्ध हुए। उनके कुलों का वर्चस्व था, ठीक उसी तरह जैसे मध्य महाद्वीप के विभिन्न साम्राज्यों और राज्यों के शाही परिवारों का था। शायद अपनी अधिक स्थिति के कारण इनमें से कुछ शासक कुलों में अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी और उन्होंने मीनार को चुनौती देने वालों को परेशान किया। कई बार तो उन्होंने उन्हें अपने अधीन काम करने के लिए मजबूर भी किया, ये वादा करके कि वे उन्हें अपने समर्थन से अन्य मंजिलों पर चढ़ने देंगे। विलियम एक मेज पर बैठा और उस मीनार पर शासन करने वाले 49 परिवारों के बारे में सारी जानकारी पढ़ रहा था। उसे यह जानकारी बेबीलोन शहर में स्थित व्यापारी संघ से मिली थी। हालांकि इसके लिए उसे काफी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इससे प्राप्त जानकारी हर एक सोने के सिक्के के बराबर थी। शिफॉन उसके बगल में बैठकर सेब पाई खा रही थी और विलियम के काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी। आज वह दिन था जब वे टावर पर चढ़ना शुरू करेंगे और वह विलियम के साथ इस रोमांचक सफर पर निकलने के लिए बेहद उत्साहित थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर आप बेबीलोन की 100वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। विलियम का ऐसा कोई इरादा नहीं था।
वह केवल 51वीं मंजिल पार करना चाहता था ताकि वह आमन के मंदिर में वापस जाकर उसके लिए तैयार किए गए दूसरे मिशन को पूरा कर सके। विलियम ने सोचा, दूसरी, 9वीं, 16वीं, 23वीं, 27वीं, 45वीं और 39वीं मंजिलें वे मंजिलें हैं जहां खिलाड़ियों के गुलाम होने की पुष्टि हो चुकी है। मुझे उन मंजिलों पर सतर्क रहना चाहिए। बेहतर होगा कि कोई अप्रत्याशित घटना न हो। नोट: टावरों पर चढ़ने वाले लोगों को चैलेंजर या खिलाड़ी कहा जाता है। समय समय पर इनके नामों में बदलाव किया जाएगा। सिस्टम द्वारा एकत्रित की गई सभी जानकारी को संकलित करने के बाद दोनों अंततः टावर की पहली मंजिल की ओर चल पड़े। टावर की पहली मंजिल को जेनेसिस कहा जाता था। केवल वही लोग टावर पर चढ़ सकेंगे जो गार्जियन की परीक्षा पास कर लेंगे। जो लोग असफल होंगे उन्हें 1 साल के लिए टावर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार चुनौती देने वाले जब भी गार्डियंस की परीक्षा उत्तीर्ण करते थे उन्हें टोकन मिलते थे। उनके प्रदर्शन के आधार पर वे कई टोकन अर्जित कर सकते थे जिन्हें वे बाबुल के टावर के अंदर उपलब्ध वस्तुओं, हथियारों, कलाकृतियों और अन्य विशिष्ट सामग्रियों के बदले में प्राप्त कर सकते थे। विलियम को इन वस्तुओं में काफी दिलचस्पी थी और वह सोच रहा था कि क्या ये उन वस्तुओं से बेहतर हैं जो गॉड शॉप में बेची जा रही थी। टावर की पहली मंजिल पर किसी का मालिकाना हक नहीं था क्योंकि यह सबकी शुरुआत का बिंदु था। उसे मिली जानकारी के अनुसार पहली मंजिल का रक्षक एक गोब्लिन था। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए उन्हें अपनी क्षमता का परीक्षण करने वाली 4 परीक्षाओं में से एक को चुनना होगा। यदि वे इनमें से किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें आसानी से अगली मंजिल पर जाने की अनुमति मिल जाएगी। जेनेसिस में आपका स्वागत है। विलियम और शिफॉन का टावर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही एक हॉबगोब्लिन ने अभिवादन किया। मेरा नाम डॉबी है और मैं टावर की पहली मंजिल पर आपका मार्गदर्शक रहूंगा। हेलो डॉबी, विलियम ने जवाब दिया। हम टावर का परीक्षण करना चाहेंगे। जरूर, कृपया इस तरफ आइए। डॉबी ने झुककर विलियम और शिफॉन को अपने पीछे आने का इशारा किया। टावर की पहली मंजिल काफी भीड़भाड़ वाली थी। कई नौसिखिया आपस में बातचीत करते नजर आ रहे थे जबकि उनके हॉबगोब्लिन गाइड उन्हें परीक्षा के नियम समझा रहे थे। विलियम और शिफॉन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुड वाले जादुई वस्त्र पहन रखे थे। ये वस्त्र बेबीलोन शहर में भी बिक रहे थे और इनका असर केवल टावर के अंदर ही होता था। उस आधे एल्फ को परेशानी मोल लेने का मन नहीं था, इसलिए उसने सावधानी बरतने का फैसला किया। 10 मिनट चलने के बाद वे एक लाल दरवाजे के सामने पहुंचे। डॉबी ने दरवाजा खोला और उन दोनों को अंदर आने का इशारा किया। दरवाजे से अंदर जाते ही दोनों किशोरों के सामने 4 और दरवाजे खुल गए। विलियम को पहले से ही पता था कि उत्पत्ति की भूमि किस तरह की परीक्षाएं ले रही है। उसने एक योजना भी तैयार कर रखी थी। बस एक ही सवाल था कि उसकी योजना कारगर होगी या नहीं। विलियम के सामने खड़े होकर डॉबी ने कहा, आपके पास चुनने के लिए 4 टेस्ट हैं। पहला दरवाजा तलवारों के परीक्षण की ओर ले जाता है। दूसरा द्वार इंद्रियों की परीक्षा की ओर ले जाता है। तीसरा द्वार भाग्य की परीक्षा की ओर ले जाता है। चौथा द्वार प्रभुत्व की परीक्षा की ओर ले जाता है। डॉबी ने कुछ देर रुकने के बाद झुककर कहा, कृपया वह परीक्षा चुनें जिसे आप देना चाहते हैं। टावर के गाइडों को दरवाजों के पीछे क्या है ये बताने की अनुमति नहीं थी। हालांकि इन परीक्षाओं को पास करने वाले लोगों ने पहले ही यह जानकारी सभी के साथ साझा कर दी थी। इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों ने आवश्यक तैयारी कर ली थी वे इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते थे और संरक्षक की स्वीकृति प्राप्त करके अगले चरण में जा सकते थे। यदि वे चाहें तो वे अधिक टोकन प्राप्त करने के लिए एक से अधिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयास भी कर सकते थे ताकि वे टावर के अंदर की वस्तुओं को शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। चारों दरवाजों में से 3 का इस्तेमाल लोग आम तौर पर करते थे। चौथा दरवाजा एक ऐसी चीज थी जिसे कोई भी चुनौती नहीं देना चाहता था क्योंकि वह बेहद मुश्किल था। प्रत्येक चुनौती को एक टीम द्वारा स्वीकार किया जा सकता था। प्रत्येक टीम में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते थे। जितने अधिक सदस्य होते पुरस्कार उतना ही कम होता। इससे जेनेसिस फ्लो को पार करना आसान हो गया। फिर भी एक उत्तरजीवी द्वारा निश्चित तकनीक का उपयोग करके भाग निकलने के बाद किसी ने भी चौथे द्वार को चुनौती देने का साहस नहीं किया। उस जीवित बचे व्यक्ति ने अपना अनुभव साझा किया और देवताओं की शपथ लेकर कहा कि उसने जो कुछ भी कहा वह सत्य है। मंदिर में मौजूद एक भविष्यवक्ता से उस जीवित बचे व्यक्ति की बात की पुष्टि मिलने के बाद किसी ने भी फिर कभी चौथे द्वार को चुनौती देने का साहस नहीं किया। मैं चौथा द्वार चुनता हूं, विलियम ने शिफॉन का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा। यह व्यक्ति मेरे साथ अंदर जाएगा। हॉबगोब्लिन मुस्कुराया और सिर हिलाया। जैसी आपकी इच्छा। उसने हाथ के इशारे से चौथे दरवाजे को छोड़कर बाकी सभी दरवाजे गायब कर दिए।
ईश्वर आपकी पसंद पर कृपा करें, हॉबगोब्लिन ने दरवाजा खोलने से पहले झुककर कहा। वह लगभग 10 वर्षों से बेबीलोन की टावर में चुनौती देने वालों का मार्गदर्शन कर रहा था। हॉबगोब्लिन जानता था कि वह इन दोनों लोगों को फिर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उनकी बेरहमी से मौत होने वाली थी। ऐसी स्थिति में वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था कि उनके प्रति विनम्रता दिखाए और उनके द्वारा लिए गए फैसले के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे। एक जबरदस्त खिंचाव ने विलियम और शिफॉन को दरवाजे के अंदर खींच लिया। गुलाबी बालों वाली लड़की अचेतन रूप से अपने बड़े भाई की बांह से लिपट गई जैसे ही वे दोनों अंधेरे की दुनिया में प्रवेश कर गए। हम पहली मंजिल के रक्षक ने अपनी आंखें खोली क्योंकि किसी ने उस मंजिल पर चल रहे परीक्षण के चौथे द्वार को चुन लिया था जिसका संचालन वह करता था। किसी ने 100 साल से भी अधिक समय से चौथे परीक्षण का विकल्प नहीं चुना था और गार्जियन सोच रहा था कि क्या किसी बदकिस्मत मूर्ख को किसी गधे ने सिर पर लात मार दी थी जिससे उसने ऐसा आत्मघाती विकल्प चुना। खैर, मुझे लगता है कि अब मुझे ये जानने का समय आ गया है कि यह बेवकूफ कैसा दिखता है। परीक्षण स्थल की ओर जाने से पहले गार्जियन ने जम्हाई ली। वह स्वयं देखना चाहता था कि डोमिनियन के दरवाजे के पीछे क्या है, ये देखने के बाद चुनौती देने वाले का चेहरा कैसा होगा। अध्याय 566 प्रभुत्व की परीक्षा भाग 1। आकाश में गहरे लाल रंग के बादल छाए हुए थे और उनके पैरों के नीचे की जमीन उबड़ खाबड़ और असमान थी। विलियम और शिफॉन को अपनी शक्ति तेजी से घटती हुई महसूस हो रही थी। हाफ एल्फ विलियम मित्रिल रैंक के शुरुआती चरण में पहुंच चुका था, जबकि शिफॉन प्लेटिनम रैंक के शुरुआती चरण में थी। नोट: मित्रिल रैंक क्लास ए बीस्ट्स के बराबर है, प्लेटिनम क्लास बी बीस्ट्स के बराबर है। हालांकि फिलहाल दोनों की रैंक लगातार गिरती जा रही थी। 2 मिनट बाद दोनों की रैंक कांस्य रैंक क्लास ई पर आकर रुक गई। विलियम ने अपनी दाहिनी बांह को मोड़ा और अपने शरीर की प्रतिक्रिया समय का परीक्षण किया। इस मैदान के नियम वाकई बहुत सख्त हैं, विलियम ने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हुए सोचा। भले ही मेरा रैंक कम हो गया हो, लेकिन मेरी लड़ने की क्षमता अभी भी बरकरार है। अंतिम जीवित बचे व्यक्ति के अनुसार चौथा परीक्षण पास करना असंभव था। इसके 2 कारण थे। पहली शर्त यह थी कि जो भी इस परीक्षा को चुनेगा, उसके शरीर से उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी, जब तक कि वह कांस्य रैंक तक न पहुंच जाए। अगर यह सिर्फ पद में गिरावट होती तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपनी शक्ति छीन लिए जाने के बाद उन्हें जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, वह सीधे तौर पर उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। विलियम ने अपनी दृष्टि के सबसे दूर के बिंदु पर देखा और उसे एक लाल धुंध उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। जब धुंध उनसे केवल 1 मील दूर थी, तो उसमें से कई आकृतियां निकलीं, जिनमें से प्रत्येक के पास अपना अपना हथियार था। सैकड़ों, हजारों, हजारों की संख्या में, सैकड़ों, हजारों, 10 लाख। शिफॉन की आंखें तब चौड़ी हो गईं जब उसने उन परिचित दिखने वाले जीवों को देखा जो मारने के इरादे से उनकी दिशा में बढ़ रहे थे। लगता है उस जीवित बचे व्यक्ति की गवाही सही है, विलियम ने 10 लाख लोगों की उस विशाल सेना को देखते हुए सोचा, जिसने आम लोगों के लिए इस मुकदमे को पार करना असंभव बना दिया था। हाँ, जीवित बचे व्यक्ति ने चौथे परीक्षण को असंभव इसलिए कहा क्योंकि अपनी शक्तियां छीन लिए जाने के बाद उसे लाखों की संख्या में मौजूद गोब्लिन की सेना का सामना करना पड़ा था। भले ही वह व्यक्ति पूर्व में संत रहा हो, फिर भी उसके पास इस तरह की सेना को हराने का कोई तरीका नहीं था, भले ही उसकी टीम में 8 सदस्य ही क्यों न हो। कट्टा! हॉबगोब्लिन नेता ने अपनी तलवार उठाए और चिल्लाया, कट्टा, कट्टा, कट्टा। अपनी घोषणा करने के बाद हॉबगोब्लिन नेता ने विलियम की ओर अपना हथियार तान दिया और हमले का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ गया। कट्टा! जैसे ही गोब्लिनों की पूरी सेना अपने हथियार लहराते हुए आगे बढ़ी, धरती कांप उठी। शिफॉन ने विलियम का हाथ और कसकर पकड़ लिया और भौहें चढ़ा ली। हाफ एल्फ ने भी उसका हाथ हल्के से दबाकर उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ नियंत्रण में है। विलियम के सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ और उसमें से 4 आकृतियां निकली। जेरिक्सिस, हॉबगोब्लिन आर्किन डॉक्टर, जो अपने सैलामेंडर बीस्ट कंपेनियन के ऊपर बैठा था। रेक्स, हॉबगोब्लिन सरदार, जो एक ट्रोलहाउंड के ऊपर सवार था। शाक्स, एक गोब्लिन लुटेरा जो अपने वाहन स्पाकी पर सवार था। और एक 2 मीटर लंबा गोब्लिन, जिसने सफेद रंग का पूरा कवच पहन रखा था। उसके दाहिने हाथ में नीली तलवार और दूसरे हाथ में चांदी की गोल ढाल थी। वह एक उड़ने वाले बाघ पर बैठा था जिसे विलियम ने नीलामी घर से 30,000 गॉड पॉइंट्स में खरीदा था। उसका नाम जेरेथ था, जो गोब्लिन पेलाडिन था, विलियम की गोब्लिन सेना के अधिकारियों में नया सदस्य था और उसके अधीन सभी गोब्लिनों में सबसे अधिक आक्रमण शक्ति का दावा करता था। मुकदमे के नियमों के कारण उनके सभी रैंक भी घटकर श्रेणी ए के जानवरों की श्रेणी में आ गए थे।
हालांकि विलियम का उन्हें बुलाने का उद्देश्य गोब्लिन सेना से लड़ना नहीं था, बल्कि उन्हें भर्ती करना था। जेरेथ ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और निडर होकर हमलावर गोब्लिनों का डटकर सामना किया। जेरेक्स, रेक्स और शार्क्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मनुष्यों की तरह गोब्लिनों में भी एक पदानुक्रम था। सबसे शक्तिशाली गोब्लिन राजा बनेगा और बाकी सभी को उसकी इच्छा के आगे झुकना होगा। विलियम की उम्मीद के मुताबिक गोब्लिन सेना के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने अपनी गति धीमी कर दी। पीछे मौजूद गोब्लिनों को भी एक शक्तिशाली गोब्लिन की उपस्थिति का आभास हुआ और उनकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई। ओहेव सी रॉय रीडेल, जरेट आस्क्ड, अमोक तोर डना थीफ, आपका नेता कौन है? बाहर आओ और लड़ो। नोट: अगर आप गोब्लिन भाषा समझ सकते हैं तो आप भी गोब्लिन ही होंगे। हाँ हाँ हाँ। गोब्लिन सेना ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा। सेना के बिल्कुल पीछे 3 मीटर लंबा एक काला जिन आगे बढ़ा। उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को दाएं बाएं लहराया और जेरेथ को घूरने लगा, जो शांत भाव से उसे देख रहा था। विलियम ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अपनी अवलोकन क्षमता का उपयोग करते हुए एक ऐसे गोब्लिन को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। योजक चिन्ह: डार्क गोब्लिन वॉर्मोंगर। श्रेणी को श्रेणी ए में शामिल किया गया। गोब्लिन युद्ध कमांडर। खतरे का स्तर SS कम। मिलेनियल बीस्ट। इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। डार्क गोब्लिन वारमोंगर गोब्लिन की एक नई नस्ल है जो युद्ध की आवश्यकता के कारण विकसित हुई है। यह एक अत्यंत आक्रामक गोब्लिन कमांडर है जो अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कमजोर सुरक्षा वाले मानव शहरों पर हमला करने के लिए जाना जाता है। यह अपनी सेना को मजबूत करने के लिए गोब्लिन शिविरों को जबरदस्ती अपनी सेना में शामिल करने के लिए भी जाना जाता है। इसमें टाइटन फॉर्म की क्षमता है, जो इसे अपना आकार 10 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति देती है, जिससे इसकी ताकत और युद्ध कौशल 3 गुना बढ़ जाता है। योजक चिन्ह: ओह, इसे हराना तो बहुत मुश्किल है, विलियम ने अपने सामने खड़े डार्क गोब्लिन वॉर्मोंगर को देखते हुए सोचा। लेकिन कोई बात नहीं, जेरेथ इसे संभाल लेगा। विलियम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई जब उसने उस गोब्लिन पैलाडिन को देखा जिसे उसने 10 मिलियन डंजन पॉइंट्स में खरीदा था। योजक चिन्ह: जारेथ। श्रेणी को श्रेणी ए में शामिल किया गया। गोब्लिन पैलाडिन। दिव्य चैंपियन। खतरे का स्तर मध्यम SS। मिलेनियल बीस्ट। निर्वाचित देवता कीम शिन। गोब्लिन की एक दुर्लभ प्रजाति, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अपार साहस, शक्ति और बुद्धि थी। युद्ध के मैदान में उसकी शक्तिशाली उपस्थिति को देखते हुए उसे सभी गोब्लिनों का चैंपियन कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोब्लिन पैलाडिन किसी देवता का अनुयायी बनना चुन सकता है। ऐसा करने पर वह नश्वर लोक में दैवीय शक्तियों का उपयोग कर सकेगा और अपने विश्वास के लिए लड़ सकेगा। जेरेथ ने कीम शिन को अपना संरक्षक देवता चुना है, जिससे गोब्लिन पैलाडिन को अपनी शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता मिली है। कीम शिन द्वारा प्रदत्त कौशल। कीम शिन गोब्लिनों का देवता है। हथियार गुरु। ये गोब्लिन पैलाडिन को किसी भी प्रकार के हथियार को चलाने और युद्ध में उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अनुमति देता है। पुनर्जनन। ये क्षमता गोब्लिन पैलाडिन को समय बीतने के साथ साथ अपनी चोटों से उबरने में सक्षम बनाती है। हालांकि यह पुनर्जीवन क्षमता हाइड्रा और माउंटेन ट्रोल की तुलना में कमजोर है, फिर भी यह गोब्लिन को नष्ट होने के 1 घंटे के भीतर अपने शरीर के किसी भी हिस्से, हृदय और मस्तिष्क को छोड़कर को फिर से विकसित करने के लिए पर्याप्त होगी। अलौकिक शक्ति। गोब्लिन पैलाडिन दिन में 3 बार अपने स्टैट्स को अतिरिक्त 100% तक बढ़ा सकता है। अलौकिक इंद्रियां। गोब्लिन पैलाडिन जरूरत पड़ने पर अपनी स्वाद, गंध, स्पर्श, दृष्टि और श्रवण इंद्रियों को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। अलौकिक लचीलापन। शक्तिशाली हमलों को सहन करने और तेजी से ठीक होने में सक्षम। अलौकिक गतिशीलता। गोब्लिन पैलाडिन लगातार अपनी जगह से 10 मीटर दूर तक पलक झपका सकता है। ये क्षमता आधे मिनट तक रहती है और इसका कूलडाउन पीरियड 5 मिनट का है। उपचारात्मक। अपने चुने हुए देवता कीम शिन के आशीर्वाद के कारण गोब्लिन पैलाडिन के पास दूसरों को ठीक करने की शक्ति है। एनर्जी ब्लास्ट। ये गोब्लिन पैलाडिन को अपने आसपास की जादुई ऊर्जा को प्रवाहित करने और अपने आसपास के दुश्मनों को दूर धकेलने के लिए ऊर्जा विस्फोट करने की क्षमता प्रदान करता है। दिव्य ढाल। गोब्लिन पैलाडिन की ढाल पर होने वाले किसी भी हमले की शक्ति 50% तक कम हो जाएगी। प्रकाश हेरफेर। गोब्लिन पैलाडिन प्रकाश जादू की शक्ति से संपन्न प्राणी है। ये 7वें घेरे तक के किसी भी स्तर के प्रकाश जादू का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है। 10 मिलियन डंजन पॉइंट्स वाकई काम के हैं। विलियम मुस्कुराया। जेरेथ, उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो और मेरी गोब्लिन सेना के लिए 10 लाख और गोब्लिन पकड़ो। विलियम को इस बात का पता नहीं था कि उत्पत्ति के तल का रक्षक इस दृश्य को अचंभित भाव से देख रहा था।
किसी ने मेरे परीक्षण में कोई खामी ढूंढ ली है, गार्जियन ने अपना सिर खुजाते हुए सोचा। हालांकि दोनों गोब्लिन कमांडरों के बीच द्वंद्व अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसे यह आशंका सता रही थी कि अभी और भी बुरा होना बाकी है। अध्याय 567 प्रभुत्व की परीक्षा भाग 2। गोब्लिन पेलाडिन और डार्क गोब्लिन वॉर्मोंगर आमने सामने थे। विलियम और गोब्लिन सेना दोनों लड़ाकों से काफी दूर खड़े थे ताकि वे उनके युद्ध में बाधा न बने। डार्क गोब्लिन वार्मोंगर गोब्लिन पेलाडिन से 1 मीटर लंबा था और अधिक भयावह दिखता था। हालांकि जेरेथ की पवित्र उपस्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दोनों योद्धा अपनी युद्ध मुद्रा में आ गए और एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। पलक झपकते ही दोनों गोब्लिन आपस में भिड़ गए, जिससे उनके पैरों तले की जमीन फट गई। 1 सेकंड बाद जेरेथ एक तरफ कूद गया और गोब्लिन वॉर्मोंगर के अगले हमले से बच गया। शुरुआती झड़प के बाद जेरेथ को एहसास हुआ कि शारीरिक शक्ति के मामले में गोब्लिन वॉर्मोंगर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि गोब्लिन का पेलाडिन का पद उसके प्रतिद्वंद्वी से ऊंचा था, फिर भी वह एक सर्वांगीण योद्धा था। दूसरी ओर डार्क गोब्लिन वार्मोंगर एक ऐसा प्राणी था जो शारीरिक शक्ति में माहिर था। इसी वजह से शुरुआती टकराव में उसे बढ़त मिली। अपने दुश्मन से अधिक शक्तिशाली होने के आत्मविश्वास से भरे गोब्लिन वॉर्मोंगर ने वारों की बौछार कर दी, जिससे जेरेथ को चकमा देने और दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने चैंपियन को बढ़त मिलते देख गोब्लिनों ने अपने हथियार उठा लिए और जय जयकार करने लगे। जेरेक्स, शाक्स और रेक्स भी जेरेथ के लिए जय जयकार करने लगे। उन्हें उस पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह उनकी सेना में सबसे शक्तिशाली गोब्लिन था। 1 मिनट तक चकमा देने के बाद जेरेथ ने अचानक पहल करते हुए दूरी कम की और अपने ढाल का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर प्रहार किया, जिससे गोब्लिन वॉर्मोंगर की गति टूट गई। इस हमले ने उसके दुश्मन को चौंका दिया और वह तुरंत अपना संतुलन नहीं बना पाया। जेरेथ ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी तलवार प्रतिद्वंद्वी की छाती पर भेद दी और जीत हासिल कर ली। हालांकि कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। अपनी जान को खतरे में भांपते हुए गोब्लिन वॉर्मोंगर ने तुरंत अपना टाइटन रूप सक्रिय कर लिया, जिससे उसके शरीर का आकार तुरंत बढ़ गया। जेरेथ की तलवार टाइटन के घुटनों को भेदते हुए निकल गई, लेकिन इस तरह वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जान लेने का मौका चूक गया। गोब्लिन वॉर्मोंगर दहाड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी को लात मारकर दूर फेंक दिया, जिसका इरादा जेरेथ की सभी हड्डियां तोड़ देने का था। घटनाक्रम में आए इस अचानक बदलाव से अविचलित जेरेथ ने अपनी अलौकिक गतिशीलता का उपयोग करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी के पीछे पलक झपकते ही हमला कर दिया और गोब्लिन वॉर्मोंगर की पिंडलियों पर वार किया। बहुत सत ही विलियम ने दूर से युद्ध को देखते हुए सोचा। जैसा उसने सोचा था, जेरेथ का हमला उसके प्रतिद्वंदी को केवल मामूली चोट ही पहुंचा सका। गोब्लिन योद्धा ने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी मौजूदा रणनीति उसके विशालकाय प्रतिद्वंदी के सामने कारगर नहीं होगी। मैंने इतना बुद्धिमान गोब्लिन पहले कभी नहीं देखा। गार्डियन ने प्रशंसा में अपनी ठुड्डी सहलाई। मैं इसे अपने संग्रह में शामिल करना चाहता हूँ। क्रोधित गोब्लिन वॉर्मोंगर गोब्लिन पेलाडिन को कुचलकर मार डालने के इरादे से उसकी ओर दौड़ा। अपनी अलौकिक गतिशीलता के कारण जेरेथ इन भयंकर हमलों से बचने में सफल रहा। गोब्लिन पेलाडिन ने अपने दुश्मन से दूरी बनाते हुए अपने आसपास की ऊर्जा को इकट्ठा किया और उसे घातक प्रहार से नष्ट कर दिया। विलियम को उम्मीद नहीं थी कि वह 2 ऐसे लड़ाकों के बीच इस तरह की लड़ाई का गवाह बन पाएगा, जिनकी शक्ति का स्तर न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया गया था। जेरेथ के हाथ में नीली तलवार तेजी से चमक रही थी। उसकी नोक से प्रकाश निकलकर एक लंबी ब्लेड का रूप ले रहा था, जो उनके सिर के ऊपर छाए गहरे लाल आकाश के बीच तेजी से जगमगा रही थी। विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करो, जेरेथ ने अपनी तलवार को ऐसे पीछे खींचते हुए चिल्लाया, जैसे कोई बेसबॉल बैट घुमाने के लिए तैयार हो रहा हो, और सभी विरोधियों को परास्त कर दो। मेरे लिए हंसो, जय हो। नोट: मैंने इसे सबके लिए आसान बनाने के लिए अनुवाद किया है। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आंख मारते हुए जेरेथ ने अपने हाथ में पकड़ी ढाल छोड़ दी और अपनी तलवार जॉयस को दोनों हाथों से थाम लिया। युद्ध क्षेत्र में एक गूंजती हुई ध्वनि फैल गई क्योंकि प्रकाश की वह तलवार कई मीटर लंबी हो गई। इसके बाद गोब्लिन पेलाडिन ने पूरी ताकत से उस हथियार को पास आ रहे टाइटन की ओर घुमाया, जिसका हथियार उसके वार का सामना करने के लिए तैयार था। जब दोनों हथियार आपस में टकराए तो तेज रोशनी से पूरा इलाका जगमगा उठा, जिससे सभी को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। उत्पत्ति के रक्षक ने ही युद्ध के अंतिम परिणाम को देखने से अपनी दृष्टि नहीं हटाई। उस श्वेत संसार में विशाल युद्ध कुल्हाड़ी 2 भागों में विभाजित हो गई। जॉयस गोब्लिन वॉर्मोंगर के शरीर के पास से गुजरी, जिससे युद्ध का अंत स्पष्ट हो गया। शाबाश!
गोब्लिन पैलाडिन के युद्ध में दिखाए गए शानदार प्रदर्शन को देखकर गार्डियन खुशी से मुस्कुराया। हालांकि उसकी मुस्कान तब गायब हो गई जब उसने कुछ अप्रत्याशित देखा। सफेद दुनिया धुंधली पड़ गई और विलियम ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। डार्क गोब्लिन वॉमोंगर अपने सामान्य आकार में लौट आया था और जमीन पर औंधा पड़ा था। दूसरी ओर जेरेथ सीधा खड़ा था और उसका लबादा हवा में लहरा रहा था। उसकी नीली तलवार अपने सामान्य रूप में वापस आ चुकी थी। हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जॉयस कह रही हो कि उसने इस लड़ाई का आनंद लिया है। गोब्लिन पैलाडिन ने 10 लाख की संख्या वाली गोब्लिन सेना का सामना किया और अपना वचन बुलंद किया। कुछ ही सेकंड बाद गोब्लिनों ने अपने नए नेता के प्रति निष्ठा की शपथ ली और पूरे मैदान में जोरदार जयकार गूंज उठी। क्यों? जेरेथ के कानों में एक कर्कश आवाज आई। गोब्लिन पैलाडिन ने जमीन पर पड़े गोब्लिन वॉमोंगर की ओर देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? गोब्लिन वॉमोंगर ने पूछा। गोब्लिन पैलाडिन ने अपने हथियार को म्यान में रखा और फिर अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी की ओर चल पड़ा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत की प्रशंसा करता हूं, जेरेथ ने कहा। अगर संभव हो तो मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता हूं। तुम्हें इसका पछतावा होगा। जब मेरी ताकत वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा। इस बार जीत मेरी होगी। आगे बढ़ो, जितनी बार चाहो मुझे चुनौती दो, नतीजा वही रहेगा। गोब्लिन वॉमोंगर ने अपना सिर उठाकर अपने बगल में घुटने टेककर बैठे गोब्लिन पैलाडिन की ओर देखा। तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? गोब्लिन वॉमोंगर ने खड़े होने की कोशिश करते हुए पूछा। हालांकि चोटों के कारण वह अपने शरीर को जमीन से उठा नहीं पा रहा था। जेरेथ ने मित्रता के प्रतीक के रूप में मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। गोब्लिन वॉमोंगर ने कुछ क्षण उसके हाथ को देखा और फिर उसे अपने हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। गोब्लिन पैलाडिन मुस्कुराया और अपने नए साथी को खींचकर अपने बगल में खड़ा कर लिया। तुम पूछते हो कि मेरा आत्मविश्वास कहां से आता है ना? जेरेथ ने पूछा। मेरा आत्मविश्वास उसी में निहित है। गोब्लिन पैलाडिन की निगाह उस लाल बालों वाले किशोर पर पड़ी जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। ठीक है, गोब्लिन वॉमोंगर ने जवाब दिया। अच्छा, देखते हैं तुम्हारा यह आत्मविश्वास समय की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। जब तुम्हारा यह आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा तब तुम्हें अपना अधीनस्थ बनाने का मेरा समय आ जाएगा। जेरेथ ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपना सिर हिला दिया। मन ही मन में गोब्लिन पैलाडिन एक शैतानी मुस्कान लिए बैठा था। वह अपने नए साथी के चेहरे के हाव भाव देखने के लिए उत्सुक था। जब वह विलियम के नेतृत्व वाली सेनाओं को देखेगा तब तक गोब्लिन वॉमोंगर के मन में मौजूद सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। शायद वह उसका प्रतिद्वंद्वी भी बन जाए, उस हाफ एल्फ का स्नेह पाने के लिए जो हर तरह की मुसीबतों को अपनी ओर आकर्षित करने का शौकीन था। अध्याय 568 बेबीलोन के प्रथम तल का रक्षक। वाह, बहुत बढ़िया! प्रशंसा से भरी एक आवाज आकाश से सुनाई दी। विलियम ने अपना सिर उठाया और उसे हरे रंग की त्वचा वाला एक आदमी दिखाई दिया जिसके कंधे पर काले बालों की लंटें लिपटी हुई थीं। वह अजनबी आदमी 2 मीटर से भी अधिक लंबा था और दिखने में औसत से कहीं अधिक आकर्षक था। हालांकि विलियम उसे इस जीवन में पहली बार देख रहा था, फिर भी वह उस आदमी की पहचान से वाकिफ था। उस व्यक्ति का नाम जोड था। वह बेबीलोन के टावर की पहली मंजिल का रक्षक नियुक्त किया गया था। तुमने ये परीक्षा शानदार ढंग से पास कर ली और मैं कहना चाहूंगा कि यह मेरे जीवनकाल का सबसे अद्भुत प्रदर्शन था, जोड ने घोषणा की। लेकिन तुम यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस तल पर मौजूद सभी जिन मेरे हैं। मेरी अनुमति के बिना तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। विलियम मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। मैं समझ गया, महामहिम। मैं अपनी असभ्यता के लिए क्षमा चाहता हूँ। व्यापारी संघ से मिली जानकारी के अनुसार जोड अक्सर परीक्षणों के दौरान तब प्रकट होता था जब उसे कुछ दिलचस्प लगता था। विलियम को उम्मीद थी कि उसके मुकदमे के दौरान गार्जियन प्रकट नहीं होगा ताकि वह गोब्लिन सेना को अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र में चुपके से ले जा सके। दुर्भाग्यवश जोड प्रकट हो गया, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल नहीं कर सका। लेकिन उस द्वंद्वयुद्ध को देखने के बाद मुझे लगता है कि हम दोनों किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, जोड ने बड़ी दिलचस्पी से जेरेथ की ओर देखते हुए कहा। वह गोब्लिन पैलाडिन का ऐसे आकलन कर रहा था मानो वह गोब्लिनों की नई नस्ल के बारे में जानने का जुनून सवार हो। जोड ने आधे मिनट तक जेरेथ को घूर कर देखा, फिर अपना ध्यान वापस विलियम की ओर केंद्रित कर लिया। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर आपको 4000 टोकन मिलेंगे, जोड ने कहा। इन टोकनों का उपयोग बेबीलोन के टावर के अंदर मुद्रा के रूप में किया जाता है। आप इन टोकनों का इस्तेमाल बेबीलोन शॉप में खास चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं।
या टावर पर चढ़ते समय अपनी इच्छानुसार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए मुख्य विषय पर वापस आते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरे गोब्लिन में रुचि रखते हैं, है ना? जी हाँ महामहिम, विलियम ने उत्तर दिया। अच्छा, कम से कम तुम ईमानदार तो हो। अब चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें अपनी गोब्लिन सेना दूंगा, साथ ही उस गोब्लिन के बदले में 5000 टोकन भी दूंगा जिसने शूरवीर का कवच पहना है। जोड ने मुस्कुराते हुए जेरेथ की ओर इशारा किया। इतना ही नहीं, मैं एक संरक्षक के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके तुम्हें सीधे बेबीलोन की 10वीं मंजिल पर जाने की अनुमति दे सकता हूँ। तो क्या तुम सौदा करने के लिए तैयार हो? जोड को पूरा विश्वास था कि उसने विलियम को जो प्रस्ताव दिया था वह लड़का ठुकरा नहीं सकता था। हालांकि उसे लगा कि एक अकेले गोब्लिन के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना जरूरत से ज्यादा था, फिर भी पहली मंजिल का रक्षक उसके इस खास शौक के आगे नहीं झुक पाया। और उनका शौक दुर्लभ नस्लों के गोब्लिनों को इकट्ठा करना था। जोड एक ऐसा प्राणी था जो किसी दूसरी दुनिया से आया था। और वह अकेला नहीं था, टावर के सभी संरक्षक ऐसे प्राणी थे जो हेस्टिया की दुनिया के मूल निवासी नहीं थे। ठीक है, सौदा पक्का, विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो अदला बदली करते हैं। जोड ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उस लाल बालों वाले किशोर को घूरने लगा जो उसे ऐसे देख रहा था मानो उसने कोई बड़ा सौदा कर लिया हो। जेरेथ, माफ करना, लेकिन यहीं पर हम अलग हो जाएंगे, विलियम ने गोब्लिन पैलाडिन के हाथ पर थपथपाते हुए कहा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं करूंगा, जेरेथ ने विलियम को एक ताजगी भरी मुस्कान दी। जोड इस दृश्य को असमंजस में देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि विलियम उसका प्रस्ताव ठुकरा देगा या सौदेबाजी करके रकम बढ़ा देगा। लेकिन आधे एल्फ ने न केवल ऐसा किया बल्कि पलक झपकते ही उसके प्रस्ताव पर सहमति भी दे दी। मानो संरक्षक के अपने वचन से मुकर जाने के डर से विलियम ने गोब्लिन सेना के सामने कई द्वार खोल दिए। जेरिक्स, शार्क्स और रेक्स काम पर लग गए और गोब्लिनों को उन द्वारों की ओर ले जाने लगे जो 1000 बीस्ट डोमेन की ओर जाते थे। शार्क्स अपने घोड़े स्पाकी के ऊपर खड़ा था और उसने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। जो भी गोब्लिन मेरी तरह ताकतवर बनना चाहता है, पोर्टल में प्रवेश करे, शार्क्स ने घोषणा की। मैं तुम्हें डॉज की सवारी करना सिखाऊंगा। इसके बाद गोब्लिन मारॉडर ने जोड की ओर देखा और गार्जियन को मुस्कुराते हुए देखा, फिर अपना ध्यान गोब्लिन सेना पर वापस केंद्रित कर दिया। सभी गोब्लिन उसे विस्मय से देख रहे थे। उनकी आंखों में शार्क्स जैसा बनने और उसके जैसा शक्तिशाली वाहन पाने की इच्छा थी। ठीक है, सब लोग कृपया कतार में लग जाए, जेरिक्सिस ने आदेश दिया। कृपया पोर्टल के अंदर व्यवस्थित तरीके से आइए। धक्का मुक्की मत कीजिएगा, ठीक है? जेरिक्सिस ने भी जोड की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जोड ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपना सिर झुकाया। दूसरी ओर हॉबगोब्लिन शमन जेरिक्स को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। वे सहज रूप से महसूस कर सकते थे कि हॉबगोब्लिन आर्केन डॉक्टर विकास की उन शाखाओं में से एक था जो उनके लिए उपलब्ध थी। शक्तिशाली बनने की तीव्र इच्छा ने सभी गोब्लिनों को पोर्टल में प्रवेश करने के लिए अपनी गति बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। विलियम इस दृश्य को संतुष्टि से देख रहा था, जबकि जोड उलझन में अपनी आंखें झपका रहा था। आधे एल्फ के जिन्नों की घूरती निगाहों ने उसे असहज कर दिया था। मानो लाल बालों वाले किशोर के साथ किए गए सौदे में उसके साथ नाइंसाफी हुई हो। रुकिए, मैंने अपना मन बदल लिया है, जोड ने विलियम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे अब आपका गोब्लिन नहीं चाहिए। क्यों? विलियम ने उलझन में पूछा। क्या हमने पहले ही सौदा नहीं कर लिया था? क्या आप हमारे सौदे से मुकर रहे हैं? हाँ, हमने पहले ही सौदा कर लिया था, जोड ने जवाब दिया। लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। मुझे लगता है कि इस सौदे में मुझे नुकसान हो रहा है। विलियम मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि उसका दांव सफल हो गया था। व्यापारी संघ से मिली जानकारी के अनुसार जोड को हल्के दर्जे का पैरानोया, शक करने की बीमारी था। अगर गार्जियन के लिए सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा होता तो जोड को लगता कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत उस समझौते से पीछे हटने का रास्ता सोच लेता जिसका प्रस्ताव उसने खुद दिया था। अभी तक गोब्लिन सेना का आधा हिस्सा पहले ही पोर्टल से गुजर चुका था और उन सभी को चुपके से बाहर निकालने में कुछ और मिनट लगेंगे। ये ठीक नहीं है, विलियम ने सिर हिलाते हुए कहा। हमने पहले ही समझौता कर लिया है। अगर आप हमारे समझौते से मुकर जाते हैं तो क्या आपकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचेगी? जोड ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह टावर के अंदर एक अर्धदेवता के समान था, फिर भी कुछ नियम थे जो उसे उस तल पर मौजूद प्रतिद्वंद्वियों को सीधे नुकसान पहुंचाने से रोकते थे जिसका वह प्रबंधन करता था। इसके अलावा विलियम ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उसे टावर की स्वीकृति मिल गई थी। अगर जोड खुद द्वारा प्रस्तावित समझौते को लापरवाही से तोड़ देता तो यह जोड के रिकॉर्ड पर बुरा असर डालता।
कोई बात नहीं, ये तो बस साधारण गोब्लिन है। जोड ने मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश की। एक गोब्लिन पैलाडिन के बदले 10 लाख गोब्लिन मिलना फायदे का सौदा है। विलियम मुस्कुराया और अपनी सेना में शामिल हुए नए सैनिकों को देखने के लिए मुड़ गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, जिसे सुनकर जोड का चेहरा गंभीर हो गया। एक गोब्लिन पैलाडिन के बदले 10 लाख गोब्लिन, क्या बढ़िया सौदा है। मेरे पास 10,000 से भी ज्यादा गोब्लिन पैलाडिन है, इसलिए एक का खोना कोई बड़ी बात नहीं है। सौभाग्य से उसने सिर्फ एक ही मांगा। क्या शानदार सौदा है। जोड अपने क्षेत्र में घटित होने वाली हर बात को जानने में सक्षम था। इसी कारण हल्की से हल्की फुसफुसाहट भी आसानी से उसके कानों तक पहुंच जाती थी। इस समय उसका पूरा ध्यान विलियम पर था। किशोर की हल्की सी बड़बड़ाहट को अनसुना करना उसके लिए असंभव था। अरे बाप रे, मेरे साथ धोखा हुआ। जोड लगभग अपना आपा खो बैठा। अगर यह खबर टावर के बाकी रक्षकों तक पहुंच जाती तो उसे उनकी सभा में जाने में बहुत शर्म आती। वह ऐसा होने नहीं दे सकता था। लड़के, हमें बात करनी है, जोड ने ऐसी आवाज में कहा जो ना को स्वीकार नहीं करती थी। विलियम ने गार्जियन अखबार की ओर देखा। जी, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये सौदा अनुचित है। जोड मुस्कुराया। इसलिए हम अपने समझौते की शर्तों में बदलाव करेंगे। मैं आपको 10 लाख सैनिकों वाली गोब्लिन सेना 2000 टोकन में बेच दूंगा। विलियम ने माथे पर शिकन लिए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। मैं तभी मानूंगा जब आप मुझे ये 500 टोकन में बेचेंगे। इससे ज्यादा कीमत हुई तो सौदा रद्द। ठीक है, सौदा पक्का। ध्यान रहे, अगर तुम अपने वचन से मुकर गए तो मैं तुम्हें टावर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारे प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दूंगा। ठीक है, मैं इस शर्त से सहमत हूं। विलियम ने अपना सिर झुकाया और आह भरी। फिर उसने अनिच्छा से अपनी भंडारण अंगूठी से 5 स्वर्ण टोकन निकाले और दुखी भाव से जोड को दे दिए। इससे विलियम के टोकनों की संख्या घटकर 3500 हो गई। नोट, प्रत्येक गोल्डन टोकन 100 टोकन के बराबर है। 8500 टोकन, इतने में तो मैं टावर में बहुत सारी चीजें खरीद सकता था। विलियम ने दूसरी बार आह भरी। विलियम का उदास चेहरा देखकर जोड को अच्छा लगा और उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। मुझे समझदार लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, जोड ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। कई बार लोगों को पीछे हटना पड़ता है ताकि रिश्ते खराब न हो। तुमने मेरी बात मानकर सही किया। और हाँ, यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में बाकी गार्डियंस को मत बताना, ठीक है। विलियम ने तीसरी बार आह भरी और फिर सिर हिलाया। वह एक ऐसे जुआरी की तरह था जिसने शर्त में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी हो, जिससे जोड को लगा कि इस सौदे में उसका पलड़ा भारी है। जेरेथ, जेरेक्स, शार्क्स और रेक्स सहित सभी गोब्लिन के 1020 डोमेन में सुरक्षित रूप से लौट आने के बाद विलियम ने पोर्टल बंद कर दिया और शिफॉन का हाथ थाम लिया। महामहिम, कृपया हमें अगली मंजिल पर भेज दीजिए, विलियम ने निराश स्वर में कहा। जोड ने सिर हिलाया और ताली बजाई। थोड़ी देर में विलियम और शिफॉन परीक्षण कक्ष से गायब हो गए और टावर की दूसरी मंजिल की ओर प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए। योजक चिन्ह। टावर की दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद विलियम ने सबसे पहले शिफॉन के साथ 1020 डोमेन में वापस जाकर गोब्लिन क्रिप्ट में मंजिलों की संख्या बढ़ाने का काम किया। इस समय गोब्लिन क्रिप्ट में 65 मंजिलें थीं और नए गोब्लिनों को समायोजित करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया जा रहा था, जो उसके समूह में शामिल हुए थे। युद्ध के कारण विलियम की सेना बढ़कर लगभग 10 लाख हो गई थी। इनमें अधिकतर गोब्लिन 1020 डोमेन के जानवर एर्चिटू के नेतृत्व में मिनोटॉर जाति के रेवेनेंट और बेस्टियन के नेतृत्व में रेवेनेंट सेंटोर शामिल थे। टावर से आए गोब्लिनों के शामिल होने के साथ विलियम की सेना की संख्या अब लगभग 20 लाख हो गई थी। इससे पहले उसने जेरेथ, जेरेक्सिस, शार्क्स और रेक्स से बात की थी ताकि वे ऐसा दिखावा करें कि वे जोड के साथ हुए उसके सौदे से बहुत खुश हैं। उसे उम्मीद थी कि गार्जियन को कुछ गड़बड़ महसूस होगी और उसका संदेह बढ़ जाएगा। विलियम को इस बात की चिंता नहीं थी कि अगर जोड समझौता रद्द न करने का फैसला करता है तो क्या होगा। उसने पहले ही एक बैकअप योजना बना रखी थी, जिसके तहत टावर छोड़ने के बाद जेरेथ को जबरदस्ती वापस अपने पास बुला लिया जाएगा। इससे किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं बचेगा और गार्जियन विलियम पर किसी भी बात का आरोप नहीं लगा पाएगा। भला वो अपने सबसे प्यारे गोब्लिन पैलाडिन को कैसे अपने से दूर जाने दे सकता था। विलियम का ऐसा कोई इरादा नहीं था। विलियम के पास एक समय में केवल एक ही गोब्लिन पैलाडिन हो सकता था और उसे पाने के लिए उसने 10 मिलियन डंजन पॉइंट्स खर्च किए थे। जब विलियम ने धीरे से कहा कि उसके पास 10,000 से अधिक गोब्लिन पैलाडिन है तो उसका इरादा जोड की नज़र में जेरेथ का महत्व कम करना था। संग्राहक किसी दुर्लभ वस्तु की ही कद्र करते हैं।
अगर वे पत्ता गोभी की तरह हर जगह बिखरे होते तो उसे लगता कि यह सौदा फायदे का सौदा नहीं था। विलियम ने गार्जियन के संशय और संग्रहकर्ता वाली मानसिकता का फायदा उठाकर उसके लिए जाल बिछाया। सौभाग्य से ये जाल कारगर साबित हुआ और हाफ एल्फ को अपने दूसरे प्लान का सहारा नहीं लेना पड़ा। आधा एल्फ ने सब कुछ ठीक करने के लिए 1020 डोमेन के अंदर आधा दिन बिताया। जब वह मरम्मत के काम में व्यस्त था, जेरिक्सिस, शार्क्स, रेक्स और गोब्लिन वॉमोनगर गोब्लिनों को अटलांटिस कालकोटरी में ले गए और उन्हें उस जगह से परिचित होने में मदद की। विलियम को उम्मीद थी कि कुछ महीनों के बाद सभी नए गोब्लिन अधिक शक्तिशाली रूपों में विकसित हो जाएंगे, जिससे उसके नेतृत्व में मौजूद बलों की ताकत में तत्काल वृद्धि होगी। अध्याय 569 चैंपियन का अड्डा। विलियम और शिफॉन के बेबीलोन की पहली मंजिल से चले जाने के बाद जोड को बेचैनी महसूस होने लगी थी। ये भावना बहुत असहज थी, इसलिए उसने गार्जियन हॉल लौटने का फैसला किया, जहां अन्य गार्जियन रहते थे। प्रत्येक गार्जियन को एक तल का प्रशासक बनने का कार्य सौंपा गया था। स्वाभाविक रूप से जिन तलों पर पहले ही विजय प्राप्त हो चुकी थी, उनके मालिक थे जिन्होंने पहली बार अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गार्जियनों के साथ एक अनुबंध किया था। सभी तलों में से उत्पत्ति तल, जिसकी देखरेख जोड करता था, इस नियम का एकमात्र अपवाद था। चूंकि यही वह तल था जो ये परखता था कि चुनौती देने वालों में मीनार पर चढ़ने की योग्यता है या नहीं, इसलिए कोई भी शासक परिवार इस पर अपना दावा नहीं कर सकता था। उगवे, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। जोड 1 फुट लंबे काले कछुए के पास पहुंचा जो एक किताब पढ़ने में व्यस्त था। मैं तुम्हारी सूचकांक पुस्तिका का उपयोग करना चाहता हूं। कछुए ने जोड को तिरछी नजर से देखा और फिर लापरवाही से अपनी किताब का पन्ना पलट दिया। तुम्हारे लिए मेरा नाम मास्टर उगवे है, जोड। इस बार क्या बात है? मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे परेशान करना बंद करो। छोटा कछुआ टावर की तीसरी मंजिल का रक्षक था। सभी रक्षकों में वह सबसे जानकार था और जिस ब्रह्मांड में वे वर्तमान में मौजूद थे उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। मैं चाहता हूं कि आप पता लगाएं कि गोब्लिन पैलाडिन कितना दुर्लभ है। तुम्हारा गोब्लिन के प्रति जुनून। यहां से दफा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। जोड ने छोटे कछुए को सलाद का कटोरा देने का वादा करके फुसलाया। सलाद का कटोरा उसके सामने रखे जाने के बाद उगवे अनिच्छा से हरे रंग के व्यक्ति के अनुरोध पर सहमत हो गया। तुम फिर से क्या जानना चाहते हो? उगवे ने पूछा और अपने सामने एक काली किताब प्रकट कर दी। जोड ने फिर से उस दुर्लभ गोब्लिन पैलाडिन को ढूंढने का अनुरोध दोहराया जिसे उसने पहले देखा था। छोटे कछुए ने फुफकारा और काली किताब अपने आप खुल गई। यह एक ऐसे पृष्ठ पर रुका जहां एक गोब्लिन चमकदार कवच, तलवार और ढाल पहने हुए अपने हथियार को चमकाता हुआ दिखाई दे रहा था। योजक चिन्ह, गोब्लिन पैलाडिन, दुर्लभता, SSR जोड़। 1 अरब गोब्लिनों में से केवल एक ही गोब्लिन पैलाडिन जन्म लेता है। विकास के बाद एक गोब्लिन पैलाडिन का रैंक मिलेनियल रैंक से शुरू होगा। इसका अगला रूप, गोब्लिन सॉवरेन, इसकी रैंक को मायरीड रैंक तक पहुंचा देता है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली गोब्लिन है। योजक चिन्ह, वो धोखेबाज। जोड गुस्से से चिल्लाया, उसने मुझे धोखा दिया। जोड की चीख इतनी तेज थी कि उगवे और अन्य संरक्षक उसे अचंभित भावों से देखने लगे। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने साथी को इस तरह व्यवहार करते देखा था और उनकी जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। क्या तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई? उगवे ने मुस्कुराते हुए पूछा। किसने की धोखाधड़ी की? मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। ओह शिट! जोड पूरी तरह से भूल गया था कि वह कहाँ है और उसने आवेग में आकर काम कर दिया। बाकी संरक्षक उसके पास ऐसे पहुंचे जैसे वे चटपटी गपशप की तलाश में आए पैपराजी हों। जोड की हरी त्वचा भी शर्म और गुस्से से लाल होने से नहीं बच सकी। वह अपने परिचितों की पूछताछ से बचने और उस अर्धहेल्फ से बदला लेने का तरीका सोचने के लिए जल्दी से अपने क्षेत्र में लौट आया, जो फिलहाल उसकी पहुंच से बाहर था। जोड को जाते हुए देखकर उगवे के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई क्योंकि उसने अपना ध्यान अपने सामने रखी किताब पर केंद्रित कर लिया। पिछले 24 घंटों के लिए पहली मंजिल के दृश्य रिकॉर्ड को हैक करो, उगवे ने आदेश दिया। पता लगाओ कि जोड क्यों नाराज हुआ। समझा। पन्ने पलटते गए और एक ऐसे पृष्ठ पर आकर रुके जहां ऐसा लग रहा था मानो कोई युद्ध शुरू होने वाला हो। उगवे उत्सुकता से लाल बालों वाले किशोर को निहार रहा था और सब कुछ घटित होते हुए देख रहा था। जब उसने देखा कि जोड हाफ एल्फ के साथ किए गए समझौते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो नन्हा कछुआ खिलखिला उठा क्योंकि हाफ एल्फ अपने अभिनय कौशल में उत्कृष्ट था। इस आदमी में तो हिम्मत है, उगवे ने बुदबुदाते हुए कहा और फिर एक और आदेश दिया। दूसरी मंजिल पर उसका पता लगाओ। समझा। लक्ष्य दूसरी मंजिल पर नहीं मिला। फर्श की रुकावट के कारण पूरी तरह से सफाई नहीं की जा सकती।
नन्हे कछुए ने भौहें चढ़ाईं। अगर किताब ने उसे बताया कि विलियम दूसरी मंजिल पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह सचमुच दूसरी मंजिल पर नहीं है। फिर उसने किताब से पूछा कि क्या उसका लक्ष्य तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका है, लेकिन जवाब फिर भी नकारात्मक था। हुवेई ने कुछ देर सोचा, फिर एक और आदेश दिया। टावर के अंदर उसकी मौजूदगी का पता चलते ही मुझे सूचित करें। वह किसी भी मंजिल पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसकी मौजूदगी का पता चले, मुझे तुरंत सूचित करें। समझा। योजक चिन्ह। विलियम इस समय 1020 डोमेन में स्थित अपने विला में सो रहा था। गोब्लिनों के ठहरने की जगह तैयार करने में उसका अधिकांश समय और ऊर्जा व्यतीत हो गई थी। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, विलियम ने शिफॉन के साथ खाना खाया और सो गया। शिफॉन भी अटलांटिस के अंदर B1 और B2 के साथ खेलते खेलते थक गई थी, और वह भी विलियम के साथ सो गई। वे 1 महीने से ज्यादा समय से साथ थे और आमतौर पर एक दूसरे के बगल में सोते थे। अगले दिन वे दोनों बेबीलोन की दूसरी मंजिल पर फिर से प्रकट हुए, ताकि अगली मंजिल पर जाने के लिए परीक्षा दे सकें। परीक्षण 10 मिनट में शुरू होगा, एक सुंदर महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी प्रतियोगी कृपया ग्रैंड एरेना की ओर बढ़ें। बेबीलोन की दूसरी मंजिल पर अग्नि परिवार का शासन था। ये परिवार मीनार को पार करने वाला पहला परिवार होने पर गर्व करता था। इसी कारण दूसरी मंजिल के संरक्षक ने उन्हें मीनार के चुनौतीदाताओं की परीक्षा लेने के लिए अपने स्वयं के परीक्षण आयोजित करने का अधिकार दिया था। एक मार्शल परिवार होने के नाते उनका मानना था कि केवल बलवान ही टावर पर चढ़ने के योग्य हैं। यही कारण था कि उनकी परीक्षा में सभी चुनौती देने वालों को एक दूसरे से रॉयल रंबल में लड़ना आवश्यक था। प्रतिदिन केवल एक ही परीक्षण होता था और अगले तल पर जाने के इच्छुक सभी प्रतिभागियों को उसमें भाग लेना अनिवार्य था। किसी भी प्रकार का प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं था। प्रतिदिन केवल 5 लोगों को ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अनुमति थी। जो लोग असफल होते थे, उन्हें अगले दिन फिर से परीक्षा देने का अवसर मिलता था। यदि पहली मंजिल को उत्पत्ति स्थल कहा जाता था, तो दूसरी मंजिल को चैंपियन का अड्डा कहा जाता था, क्योंकि केवल चैंपियनों को ही इस स्थान से बाहर निकलने की अनुमति थी। इस मंजिल की अत्यधिक कठिनाई के कारण अधिकांश प्रतियोगी इसे पार नहीं कर पाए। यही कारण था कि दूसरी मंजिल पर 5 लोगों की टीमें आम थीं, ताकि परीक्षा उत्तीर्ण करने की उनकी संभावना बढ़ जाए। टावर पर चढ़ने की उम्मीद छोड़ चुके लोग इसी तल पर बस गए थे। वे हमेशा ग्रैंड एरेना में जाकर उन नए लोगों को देखते थे जो उन्हीं की तरह असफल होने वाले थे। अपने अनुभव के कारण उनमें से कुछ लोगों में केकड़ा मानसिकता विकसित हो गई थी। यह एक ऐसी मानसिकता थी जिसे एग्नेस परिवार ने प्रोत्साहित किया था और यहां तक कि हारने वालों को अपनी निराशा व्यक्त करने का एक तरीका भी प्रदान किया था। रॉयल रंबल की समय सीमा 2 घंटे थी। यदि 2 घंटे के बाद भी ग्रैंड एरेना के अंदर 5 से अधिक लोग बचे रहते, तो दर्शकों को प्रवेश करने और खिलाड़ियों को बाहर निकालने की अनुमति दी जाती, जब तक कि केवल 5 ही शेष न रह जाएं। यह एक बहुत ही अनोखा और क्रूर तरीका था जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खिलाड़ी एक दूसरे से जमकर लड़ें। लगभग 5 लाख दर्शकों द्वारा घेर लिए जाने पर बुरी तरह पिटना कोई मजेदार तरीका नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा साथ मत छोड़ना, ठीक है? विलियम ने शिफॉन के सिर पर थपथपाते हुए कहा। विलियम द्वारा उसके लिए तैयार किए गए डेवोरा के दस्ताने पहनते हुए शिफॉन ने सिर हिलाया। हाफ एल्फ ने उसे अपने हमले की सीमा के भीतर आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने की अनुमति दे दी थी। गुलाबी बालों वाली लड़की का रैंक प्लेटिनम था। इसका मतलब था कि वह ग्रैंड एरेना में आधे से ज्यादा प्रतिभागियों से लड़ने में सक्षम थी। विलियम को उसकी सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि उसने कालकोठरी की खोज के दौरान शिफॉन की लड़ाई देख ली थी। समान रैंक के विरोधियों से लड़ना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 15। विलियम ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए अपने स्टेटस पेज को देखा। 9 मित्र, 5 एडमिंटियम और 1 ब्लैक। ये वे सबसे ताकतवर लोग थे जिन्होंने ग्रैंड एरेना के अंदर विलियम और शिफॉन के सामने पोंछ दिया। चूंकि केवल 5 लोगों को ही जीवित रहने की अनुमति थी, इसलिए ये 15 व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी जगह पक्की करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विलियम ने सिस्टम से इन व्यक्तियों की रैंक के आधार पर उन्हें चिन्हित करने का अनुरोध किया था। आधे एल्फ को पता था कि उन्हें हर कीमत पर काले रैंक वाले व्यक्ति से बचना होगा, इसीलिए वह उस व्यक्ति से सबसे दूर स्थित स्थान पर चला गया। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम हमारी तरफ आने के लिए कोई खास कोशिश न करो, विलियम ने शिफॉन को अखाड़े के कोने तक ले जाते हुए मन ही मन सोचा। मैं खेल की शुरुआत में ही अपने वीर अवतार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अध्याय 570 अग्नि परिवार की योजना। जोड अपने सामने चल रहे प्रोजेक्शन को देखते हुए दांत पीस रहा था।
वह विलियम के ठिकाने पर कड़ी नजर रख रहा था, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। इसीलिए वह एक बार फिर गार्जियन हॉल लौट आया था और दूसरी बार उगवेई से मदद मांग रहा था। तो यही वो व्यक्ति है जिसने आपको धोखा दिया, है ना? उगवेई हंसते हुए बोला। जी हाँ, उसका चेहरा तो धोखेबाज जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, जोड ने गुस्से से मूंगफली चबाते हुए विलियम को घूरा। काश उसकी जमकर पिटाई हो। अरे ये तो मेरे मूंगफली हैं। उगवेई ने अपना छोटा सा पैर मेज पर पटका। खुद ले लो, तुम इतने कंजूस क्यों हो? ये तो बस मामूली सी रकम है। जोड ने बड़बड़ाते हुए अपने टोकन का इस्तेमाल करके बेबीलोन शॉप से मूंगफली की एक थाली मंगवाई। दोनों संरक्षक अलग अलग भावों के साथ प्रक्षेपण को देखते हुए भोजन कर रहे थे। जोड के चेहरे पर झुंझलाहट थी, जबकि उगवेई के चेहरे पर जिज्ञासा झलक रही थी। जोड को विलियम से नफरत थी क्योंकि उसने उसके साथ चाल चली थी। दूसरी ओर उगवेई विलियम में इसलिए दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि बहुत कम नश्वर प्राणी किसी देवता को चुनौती देने का साहस करते थे। वह ये जानने की उम्मीद कर रहा था कि क्या उस लाल बालों वाले किशोर में धोखेबाज होने के अलावा कोई और दिलचस्प गुण भी है। चाहे वो कितना भी अच्छा अभिनेता क्यों न हो, वो दूसरी मंजिल पार नहीं कर पाएगा। जोड ने ताना मारा। एग्नेस परिवार उसे हमेशा के लिए वहीं रखेगा। उगवेई मुस्कुराया क्योंकि उसे आभास हो रहा था कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? उगवेई ने पूछा। शर्त? जोड ने अपना सिर झुकाया। किस तरह की शर्त? मैं शर्त लगाता हूं कि जिस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है, वह इस टावर को पार करने में सक्षम होगा। हाँ, तुम उस पर दांव लगाओगे। ठीक है, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूं। हम किस पर दांव लगाएं? एक कटोरी सलाद। उगवेई ने अपना सिर उठाया और जोड को घूरते हुए कहा, अगर तुम डर रहे हो तो पीछे हट जाओ। मैं शर्त तो मान लेता हूं, लेकिन इनाम नहीं, जोड ने सिर हिलाते हुए कहा। कैसा रहेगा? अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें सलाद का एक कटोरा दूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो तुम टोनी से बात करने में मेरी मदद करोगे ताकि वह उस धोखेबाज को मेरे हवाले कर दे। उगवेई ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बहुत अच्छा, हमारा सौदा पक्का हो गया। टोनी दूसरी मंजिल का रक्षक और उगवेई का अच्छा दोस्त था। जोड जानता था कि अगर छोटा कछुआ अपने दोस्त से कोई मदद मांगेगा तो वह धूर्त आधा एल्फ उसे थाली में परोस कर दे देगा। हालांकि ऐसा होने से पहले उसे शर्त जीतनी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड ने सोचा। इस शर्त में जीतने वाला तो वैसे भी मैं ही हूं। हरे रंग की चमड़ी वाले उस व्यक्ति ने विलियम के प्रतिबिंब पर उपहास भरी नजर डाली, जो उस समय अपने आसपास देख रहा था। जोड का हाथ विलियम को पकड़ने के लिए बेचैन था। उसे वापस पहली मंजिल पर घसीट कर ले जाने के बाद वह ये सुनिश्चित करेगा कि आधा एल्फ को बेबीलोन के टावर के रक्षक से पंगा लेने का पछतावा हो। एक खूबसूरत महिला तैरती हुई कलाकृति के ऊपर खड़ी थी और अखाड़े के केंद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने उल्टी गिनती शुरू की और भीड़ ने उसके साथ मिलकर उल्टी गिनती में हिस्सा लिया। लड़ाई 5 बजे शुरू होगी। 4, 3, 2, 1। बैटल रॉयल के प्रारंभ का संकेत देने के लिए एक घंटी बजी। जैसे ही चिंगारी भड़की, अखाड़े में मौजूद सभी लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। लड़ाई भयंकर थी और जो लोग मारे गए वे प्रकाश के कणों में बदल गए। शुरू में विलियम को लगा कि एग्नेस परिवार शांतिवादी है क्योंकि वे दूसरों को मरने से रोकते थे, लेकिन व्यापारियों के संग से मिली जानकारी ने उसे यह एहसास दिलाया कि मरने से भी बदतर नियति हो सकती है। जब भी वे अखाड़े में जाते, उन्हें पहले से ही 200 टोकन देने पड़ते थे। मैच के अंत में बचे पांचों खिलाड़ियों को 1,000 टोकन मिलते थे। संक्षेप में, एग्नेस परिवार एरिना का उपयोग टावर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ियों से टोकन अर्जित करने के साधन के रूप में कर रहा था। एक बार जब उनके टोकन समाप्त हो जाते थे और वे लड़ाइयों में भाग नहीं ले पाते थे, तो उनके पास 2 साल तक दूसरी मंजिल पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था, जिसके बाद टावर उन्हें स्वचालित रूप से बाहर निकाल देता था। जिन लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, वे एक बार फिर मीनार को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन दूसरी मंजिल पर हुए आघात के कारण उनमें से अधिकांश ने फिर कभी बेबीलोन में कदम रखने से इनकार कर दिया। उन 2 वर्षों के दौरान इन खिलाड़ियों के पास या तो एग्नेस परिवार के लिए काम करके कुछ टोकन कमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें, या फिर से एरिना को चुनौती दे सकें। बहरहाल, इस पूरे सौदे से सबसे ज्यादा फायदा एग्नेस परिवार को हुआ, जिसने ग्रैंड एरिना को अपना सुनहरा अवसर बना लिया था। इस लड़ाई में 5000 से अधिक प्रतिभागी थे। उनमें से कुछ एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे और पहले से ही अपने गठबंधन बना चुके थे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अधिक से अधिक विरोधियों को खत्म करने का प्रयास किया।
1 घंटे बाद अखाड़े के अंदर खिलाड़ियों की संख्या घटकर केवल 300 रह गई थी। विलियम द्वारा शुरू में पहचाने गए 15 लोग सभी जीवित बच गए थे और हाफ एल्फ ने एक चौंकाने वाली खोज की। वे तीनों टीमें आपस में मिलीभगत कर रही हैं। विलियम ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। विलियम ने सिस्टम को इन लोगों पर नजर रखने के लिए कहा था। उनकी लड़ाइयों को देखने के बाद सिस्टम ने एक निष्कर्ष निकाला और उसे विलियम को सौंप दिया। इसी बात से हाफ एल्फ को बहुत गुस्सा आया। मेजबान, ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। बिल्कुल, लगता है यह आसान नहीं होने वाला है। बेबीलोन शहर में यह अफवाह फैल रही थी कि एग्नेस परिवार ने गुप्त रूप से 3 टीमें बनाई थी ताकि दूसरों को दूसरी मंजिल के मुकदमे को पास करने से रोका जा सके। हालांकि ये महज अफवाहें थीं, लेकिन व्यापारी संघ ने कहा था कि इस अफवाह के सच होने की संभावना बहुत अधिक है। अपनी आंखों के सामने सबूत देखने के बाद विलियम को यह मानना पड़ा कि खिलाड़ियों को टावर की दूसरी मंजिल पर फंसाए रखने और उन्हें यथासंभव लंबे समय तक वहीं रखने का यह एक प्रभावी तरीका था। जिन लोगों ने अपने सारे टोकन खो दिए थे, उनमें से कुछ अग्नि परिवार में नौकर, वेश्या, दुकानदार और पहरेदार बन गए थे। फिर प्रतिभाशाली चैलेंजर्स को चुनकर परिवार में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया ताकि उनकी वफादारी हासिल की जा सके। विलियम का टावर के अंदर फंसे रहने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। सब लोग ध्यान से सुनो, विलियम चिल्लाया। वहां खड़े वे 15 लोग एग्निस परिवार के गुंडे हैं। वे हमें मीनार पर चढ़ने से रोकने के लिए यहां आए हैं। अगर तुम उनके गुलाम नहीं बनना चाहते तो पहले उन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। विलियम ने जिन 15 लोगों पर आरोप लगाया था वे सभी उसे घूर रहे थे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल सही, हम अग्नि समुदाय के लिए काम करेंगे। सरासर बेतुका। अच्छा प्रयास किया लड़के। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि बाकी लोग तुम्हारे बलि का बकरा बन जाएं। बाकी खिलाड़ियों ने विलियम और एग्नेस परिवार के तथाकथित चमचों की ओर देखा। उनमें से कुछ ने इस घिनौने कृत्य के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन वे अब भी इस बात को लेकर संशय में थे कि यह सच है या नहीं। सब लोग पहले उस हाफ एल्फ को खत्म करते हैं, काले चोगे में लिपटे उस आदमी ने शांत स्वर में कहा। वह वही ब्लैक रैंक्ड वॉरियर था जिससे विलियम सावधान था। उसे निपटाने के बाद हम अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने किसी के जवाब का इंतजार किए बिना तुरंत विलियम पर हमला कर दिया। उसे पहले ही लड़के के रुतबे का अंदाजा हो गया था। लाल बालों वाले किशोर का रुतबा उम्मीद से कहीं अधिक देखकर वह काफी हैरान था। हालांकि विलियम से उसे कोई खतरा नहीं था। जब काले वस्त्रधारी व्यक्ति लड़के से केवल 20 मीटर दूर था, तभी उसकी छठी इंद्री सक्रिय हो गई और उसने तुरंत आगे बढ़ना बंद कर दिया। इतने वर्षों तक ग्रैंड एरेना में लड़ने के बाद उस व्यक्ति की युद्ध क्षमता और भी निखर गई थी और उसने एक ऐसी क्षमता विकसित कर ली थी जो उसे सचेत कर देती थी यदि उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज हो जो उसके जीवन को खतरे में डालती हो। अजीब बात है, आखिर ये एहसास कहाँ से आ रहा है? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने विलियम को देखते हुए सोचा। उसका पद तो वही है, लेकिन ये एहसास मिटने का नाम ही नहीं ले रहा। विलियम ने शांत भाव से उस व्यक्ति को देखा, लेकिन मन ही मन वह काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को बीच वाली उंगली दिखा रहा था। बस एक कदम और आगे बढ़ जाते तो तुम उड़ जाते। विलियम की निगाहें सामने खड़े आदमी पर टिकी थीं। वह क्यों रुक गया? विलियम ने अपना रूनेमास्टर प्रेस्टीज क्लास तैयार कर लिया था और अपने चारों ओर कई लैंडमाइन बिछा दिए थे। ये लैंडमाइन पृथ्वी तत्व से युक्त थे, ठीक वैसे ही जैसे असलान के अर्थ बॉम्ब थे, जिन्हें जादू से भी पता लगाना बहुत मुश्किल था। हालांकि वे अर्थ बॉम्ब जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे इतने मजबूत थे कि उन पर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घायल कर सकते थे। पहले बाकियों से निपटो, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आदेश दिया। उसने एग्नेस परिवार द्वारा प्रदत्त एक कलाकृति का उपयोग करके अपने दल के सदस्यों से संवाद किया। इस अर्धएल्फ और उसके साथी के पास मत आना, हम उन्हें अंत में निपटाएंगे। आदेश मिलते ही 14 सदस्यीय टीम ने अन्य खिलाड़ियों पर धावा बोल दिया और उन्हें तेजी से मुकाबले से बाहर करना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह ग्रैंड एरेना के ठीक ऊपर, एग्नेस परिवार के लिए विशेष रूप से बने वीआईपी बॉक्स में। लगता है किसी ने अच्छी तरह से शोध किया है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह के लोग कभी कभार ही दिखते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा एक जैसा ही होता है। उसके आसपास मौजूद लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था। अतीत में कई बार ऐसी घटनाएं हुई थीं, लेकिन उनके गुप्तचरों की ताकत के कारण उनमें से कोई भी मुकदमे में सफल नहीं हो पाया था। उनका एक ही अंजाम था और वो था गुलामी। बेबीलोन में मानव तस्करी धन कमाने का एक बहुत आसान तरीका था।
हालांकि कुछ शासक परिवार इस प्रथा को गलत मानते थे, लेकिन अग्नि परिवार जैसे अन्य परिवार इसे खुलेआम अंजाम देते थे। उनकी नज़रों में विलियम और शिफॉन पहले से ही गुलाम थे जिन्हें बेचे जाने का इंतजार था। उन्हें बस अपने एजेंटों के आने और उनकी जान लेने का इंतजार करना था, ताकि वे उन कीमती प्रतीकों को छीन सकें जिनकी उन्हें बेबीलोन के टावर की चारदीवारी में जीवित रहने के लिए जरूरत थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।